एक आदमी ने हंटर क्वालिफिकेशन एग्जाम दिया और पूरी दुनिया के टॉप एस रैंक एलिट्स को हिला कर रख दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके एक ही पंच ने लेवल 50 मॉन्स्टर को सीधा मिटा दिया। उस जगह पर मौजूद हंटर कमांड का कमांडर इन चीफ तक शॉक में आ गया। उस आदमी को रिक्रूट करना जरूरी हो गया, ना कोई कंडीशन ना कोई नेगोशिएशन। पर जो बात कोई नहीं जानता था वो ये थी कि इस आदमी का नाम चो लू डाओ था और वो पूरे 500 साल तक अब इसमें फंसा रहा था। 5 सदियों तक उसने जो भी खाया वो उन मॉन्स्टर्स का मीट था जिन्हें उसने अपने हाथों से मारा। जैसे जैसे वो ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स को मारने लगा वैसे वैसे उसकी अपनी पावर भी लगातार बढ़ती चली गई। अब इसके 50 साल तक लो टीयर मॉन्स्टर्स उसके लिए बिल्कुल भी थ्रेट नहीं रहे। 300 ईयर्स बीतने तक हाई टीयर अब इस मॉन्स्टर्स भी उसके एक पंच को झेल नहीं पाते थे। 400 साल तक उसे ये भी याद नहीं रहा कि उसके फैमिली मेंबर्स का चेहरा कैसा था। उसके पास सिर्फ एंडलेस बैटल्स की यादें और गिनना मुश्किल स्कार्स बचे थे। 500th ईयर में वो अब इसका सबसे स्ट्रॉन्ग किंग बन चुका था। वहां का कोई भी मॉन्स्टर उससे चैलेंज करने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन इतनी पावर के बाद भी उसे वापस जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। कभी उसकी भी एक खुश फैमिली हुआ करती थी, पर किसी अनजाने वक्त से उसे एक ही सपना रोज आने लगा। उस सपने में एक फ्लोटिंग आइलैंड होता था जो गहरी धुंध से घिरा होता। वहां वेस्टर्न स्टाइल के टूटे फूटे बिल्डिंग्स खड़े होते जैसे वहां कभी जिंदगी थी ही नहीं। लेकिन उन रूइंस के बीच वो एक इंसान की सिलुएट देखता। ऐसा लगता जैसे वो शख्स उसका ही इंतजार कर रहा हो। कम चाइल्ड, मैं अब इसके किनारे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। जैसे ही सपना इस पॉइंट तक पहुंचता, चोलू डाव हमेशा घबरा कर उठ जाता। ये सपना उसे काफी टाइम तक हॉन्ट करता रहा, लेकिन उसने कभी किसी को नहीं बताया। उसने सोचा शायद ये पढ़ाई का प्रेशर है या बस दिमाग का स्ट्रेस। उसके पीछे से उसके फादर ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, आजकल क्या हो गया है तुझे? बिल्कुल खोया खोया रहता है। जल्दी रेडी हो जा, स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। फ्रेश होने के बाद वो अपनी फैमिली के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करता है। उसका सपना था ग्रेजुएशन के बाद सेल्फ डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करना। वो जानता था कि उस दिन के बाद पेरेंट्स के साथ टाइम और कम हो जाएगा, लेकिन उसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इसी दिन पूरी दुनिया पर एक भयानक साया गिरने वाला है। वो साया एक जायंट स्ट्रक्चर से आया जो अचानक हवा में उभर आया था। उस वक्त उसे उस टावर के बारे में कुछ भी पता नहीं था, पर धीरे धीरे उस टावर का आना पूरी ह्यूमन हिस्ट्री को बदलने वाला था। टावर के अपीयर होने के पहले ही दिन उन्हें उसके बड़े भाई का कॉल आया। उसने कहा, टेंशन मत लो, मैं सेफ हूँ। लेकिन फोन के दूसरे साइड से आने वाली आवाज काफी कमजोर और डरावनी लग रही थी। उस दिन के बाद उनका अपने भाई से पूरा कांटेक्ट टूट गया और सब समझ गए कि इसका मतलब क्या हो सकता है। शुरू में न्यूज ने कहा कि अगर लोग घर के अंदर रहेंगे तो सेफ रहेंगे, लेकिन टाइम के साथ साथ दुनिया भर में 20 से ज्यादा ऐसे टावर्स दिखने लगे। कुछ ही वक्त में न्यूज चैनल्स भी चुप हो गए और बाहर की दुनिया से आने वाली इंफॉर्मेशन बंद हो गई। फिर गवर्नमेंट ने इवैक्यूएशन ऑर्डर जारी किया, जिसमें सबको कहा गया कि अपना सामान पैक करो और सेफ जोन्स की तरफ मूव करो। घर छोड़ने से पहले उसकी मां ने उसके भाई के लिए एक लेटर लिखा, अगर तुम कभी वापस आए तो हमें ढूंढना जरूर। इसके बाद फैमिली अपने घर से निकल पड़ती है। रास्ते में उसने ऐसे ऐसे सीन्स देखे जो उसके दिमाग पर गहरा असर छोड़ गए। सोल्जर्स के चेहरों पर साफ डिस्पेयर दिखता था। उनके आर्मर्ड व्हीकल्स पर भयानक क्लॉ मार्क्स बने हुए थे। थोड़ी देर बाद वो एक टेम्परेरी शेल्टर पहुंचते हैं जहां का सन्नाटा घुटन पैदा कर रहा था। वहां मौजूद लोग ऐसे लग रहे थे जैसे बस मौत का इंतजार कर रहे हों। उनकी आंखों में जीने की कोई चाह बाकी नहीं थी। तभी शेल्टर के अंदर एक झगड़ा हो जाता है। एक बड़ा आदमी एक छोटे बच्चे के हाथ से ब्रेड छीनने की कोशिश करता है। वो हंसी में बोलता है, बच्चा है यार, 2-4 मील्स मिस कर लेगा तो मर थोड़ी जाएगा, मुझे दे देने में क्या प्रॉब्लम है। बच्चा धमकी से डर जाता है और ब्रेड देने ही वाला होता है। तब उसके फादर, जो हमेशा इनजस्टिस से नफरत करता था, आगे बढ़ता है। तुम्हें पता भी है हम किस सिचुएशन में हैं, ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो? वो आदमी उसे सीरियसली नहीं लेता। बुढ़े, पहले अपनी चिंता करो, वो ताना मारता है। उसके फादर की आंखें ठंडी हो जाती हैं। ब्रेड बच्चे को वापस करो। वो जोर से हंसता है और सीधा पंच मार देता है, लेकिन अगले ही पल उसके फादर एक तेज किक मारते हैं और उसे जमीन पर गिरा देते हैं। फिर वो ब्रेड उठाकर बच्चे को वापस दे देता है जैसे जमीन पर पड़े आदमी का कोई मतलब ही ना हो। उसके फादर सिर्फ एक बार उस आदमी को घूरता, ब्रेड चुराने वाला तुरंत चुप हो जाता है और एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं करता। जाते जाते बस वो एक खोखली सी धमकी देकर निकल जाता है। मुझे याद है, मैं उस आदमी को पहचान गया था जिसे मेरे फादर ने अभी अभी मारा था। वो मेरा स्कूल का क्लासमेट था। वो लगभग रोज मुझे बुली करता था। कितनी बार ऐसा हुआ था जब मैं दिल ही दिल में चाहता था कि काश मैं खुद उस गंदे इंसान को मार सकता। तभी अचानक एक सार्जेंट शेल्टर के अंदर भागता हुआ आया। उसके चेहरे पर प्योर पैनिक लिखा हुआ था। उसने जोर से ऑर्डर दिया कि सब लोग तुरंत इवैक्यूएट करें और बाहर खड़े ट्रक्स में चढ़ जाएं। कुछ सेल्फ राइटियस लोग सवाल करने लगे कि क्यों, लेकिन सोल्जर के पास कोई जवाब देने का अथॉरिटी नहीं था। बस जो बोला जा रहा है वही करो, उसने सीधी आवाज में कहा। तुम्हें और कुछ जानना जरूरी नहीं। अभी बहस चल ही रही थी कि अचानक शेल्टर के बाहर एक बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस हुई। सोल्जर पूरी ताकत से चिल्लाया, रन!
और कुछ मत सोचो। ये देखकर चीलू डाउ ने तुरंत अपने पेरेंट्स से कहा कि बिना रुके निकल जाओ। शुरू से ही उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठा हुआ था। उसी पल शेल्टर के दरवाजे तोड़ दिए गए और कई सफेद बालों वाले मॉन्स्टर्स अंदर घुस आए। जो लोग कुछ देर पहले चिल्ला रहे थे अब अंधी घबराहट में इधर उधर भागने लगे। ये मॉन्स्टर्स ऐसे थे जैसे पहले कभी किसी ने देखे ही ना हो। कोई भी समझ सकता था कि ये कितने खतरनाक थे। उस पल दुनिया में क्या हो रहा था ये देखकर वो पूरी तरह से हिला हुआ था। कुछ ही देर में सब लोग बाहर खड़े ट्रक्स पर चढ़ने लगे। उसने अपने पेरेंट्स को एक ट्रक की तरफ धक्का दिया। पहले आप लोग चढ़ जाओ, मैं देखता हूं किसी और ट्रक में जगह मिल जाए। ये कहकर वो दूसरी तरफ भाग गया, लेकिन जो ट्रक उसने देखा वो ऑलरेडी पूरी तरह भरा हुआ था। तभी उसकी नजर एक और ट्रक पर पड़ी जो लगभग खाली था। वो दौड़ता हुआ आया और ट्रक के पीछे चढ़ने ही वाला था कि अचानक एक बड़ा हाथ उसे पकड़ लेता है। उसने रिफ्लेक्स में कहा थैंक्स, लेकिन उस आदमी के होंठ एक खौफनाक मुस्कान में मुड़ गए। तुम्हें नहीं लगता थोड़ा जल्दी थैंक्स बोल दिया? उसके पूरे जिस्म में ठंड सी दौड़ गई। ऊपर देखा तो वो जम सा गया। वो वही आदमी था जिसे उसके फादर ने थोड़ी देर पहले पीटा था। यही क्यों? अगली ही पल बिना किसी हेजिटेशन के उस आदमी ने उसे ट्रक से नीचे धक्का दे दिया। उस वक्त उसे लगा जैसे सब खत्म हो गया हो। उसकी जिंदगी, उसके सपने, सब कुछ। भागते हुए लोगों के पैर उसके जिस्म पर पड़ते रहे। वो मरना नहीं चाहता था, दिल से बस यही दुआ कर रहा था कि कोई तो हो जो उसे बचा ले, कोई भी। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं तो उसके सामने एक बिल्कुल साफ और चमकता हुआ पैर दिखाई दिया। नजर ऊपर उठाई तो उसने वही बुढ़ा देखा जो उसके सपनों में आता था। फिर से उस बुढ़े ने वही शब्द कहे, मैं अबिस के किनारे तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगले ही पल सब कुछ बदल गया। चीलू डाउ के आसपास से सारे लोग गायब हो गए। तभी एक तेज चीज उसके बिल्कुल पास जमीन में आ लगी। ऊपर देखा तो एक गॉब्लिन उस पर अटैक कर रहा था। एक पल के लिए वो जम गया, फिर इंस्टिंक्टिवली भागने लगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर जमा हो चुका था वो अब फूटने वाला था। अचानक आया टावर, वो आदमी जिसने उसे धक्का दिया, वो मिस्टीरियस बुढ़ा, और अब ये गॉब्लिन। वो जानता था कि अगर उसने फाइट नहीं की तो यहीं मर जाएगा। अगले ही सेकंड उसने जमीन से एक पत्थर उठाया और सीधा गॉब्लिन पर दौड़ पड़ा। अगर हिम्मत है तो मुझे मार, और अगर नहीं तो फिर आज तू मरेगा। एक ब्रूटल स्ट्रगल के बाद उसने गॉब्लिन को मार दिया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वीडियो गेम जैसी चीज रियल लाइफ में हो रही है। गॉब्लिन के सीने पर एक काला नंबर था, शायद उसका लेवल। थोड़ी देर में गॉब्लिन के सीने से एक काला क्रिस्टल निकला। वो बस खड़ा देखते रह गया, समझ नहीं आ रहा था क्या करे। लेकिन वो क्रिस्टल जैसे जिंदा हो सीधा उसकी तरफ उड़ाया और बिजली की स्पीड से उसके जिस्म में घुस गया। शांत होने पर उसने महसूस किया कि उसके घाव बहुत तेजी से भर रहे हैं। साथ ही उसके अंदर एक जबरदस्त पावर फूट पड़ी। उसे समझ आ गया कि मॉन्स्टर्स को मारकर उनके क्रिस्टल्स अब्सॉर्ब करना ही स्ट्रांग बनने का तरीका है। ये समझ आते ही उसने गॉब्लिन का वेपन उठा लिया। इस आइलैंड पर ऐसे और भी मॉन्स्टर्स जरूर होंगे। पहले उसे छुपना होगा ताकि कोई एम्बुश ना हो। लेकिन एरिया चेक करने के बाद वो शॉक हो गया। उस गॉब्लिन के अलावा कोई और मॉन्स्टर था ही नहीं। सारी अजीब चीजें और अनआंसर्ड क्वेश्चंस सब उसके सामने खड़े एक दरवाजे की तरफ पॉइंट कर रही थी। आइलैंड हवा में तैर रहा था और उसके किनारे से सीढ़ियां नीचे जा रही थी। उसने नीचे झांक कर देखा, लेकिन कहीं भी मॉन्स्टर नजर नहीं आया। स्टेप बाय स्टेप वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। सीन बिल्कुल वीडियो गेम जैसा लग रहा था, जैसे कभी भी कोई स्केलेटन आकर उसे धक्का दे दे। हो सकता था गिरने पर सब रीसेट हो जाता, लेकिन चीलू डाउ रिस्क लेने के मूड में नहीं था। जब वो सीढ़ियों के एंड पर पहुंचा तो एक रूम के अंदर आ गया। वॉल्स बहुत पुरानी लग रही थी। तभी रूम के अंदर एक आग जल उठी। उस आग के पीछे एक दरवाजा था। उसकी नजर पास रखी एक स्टोन टैबलेट पर पड़ी। लिखा हुआ उसने पहले कभी देखा नहीं था, लेकिन उसका मतलब सीधा उसके दिमाग में आ गया। जो भी फ्रैगमेंट्स और उनके साथ उनका बैरर जो कुछ रखता है वो मुझे यहां से निकलने का अधिकार देगा। ये पढ़कर वो मुस्कुरा दिया। मतलब एस्केप करने के लिए उसे बस सारे फ्रैगमेंट्स कलेक्ट करने होंगे। कम से कम ये तो मतलब था कि अभी भी उम्मीद बाकी है। नए डिटर्मिनेशन के साथ उसने शांत दिमाग से पहली फाइट को याद किया और रियलाइज किया कि वो असल में इतना स्ट्रांग भी नहीं था। उसी सोच को दिमाग में रखते हुए उसने धीरे से पत्थर का दरवाजा धक्का देकर खोला। जैसे ही दरवाजा खुला एक ठंडी और डरा देने वाली फीलिंग उसके पूरे बॉडी पर छा गई। अभिस का पहला लेयर लगभग 900 स्क्वायर मीटर का था और वहां के मॉन्स्टर पर जो नंबर लिखा था वो 1 था। दूसरा लेयर 1800 मीटर तक फैला हुआ था, जहां एक मॉन्स्टर पर नंबर 2 लिखा हुआ था। तीसरा लेयर 3600 मीटर का था और वहां 4 में से सिर्फ एक मॉन्स्टर पर नंबर 3 होता था। फ्रैगमेंट सिर्फ उन्हीं मॉन्स्टर्स के अंदर होते थे जिन पर नंबर लिखा होता था। यही फ्रैगमेंट्स अगले लेयर में जाने की थी, और जितना बड़ा नंबर उतनी ही ज्यादा मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ। लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता गया, चोलू डाउ का सबसे बड़ा डर सच होता चला गया। कीज मिलना हर लेयर के साथ और मुश्किल होता जा रहा था। हर नए लेयर पे एरिया भी डबल हो जाता था और मॉन्स्टर्स की गिनती भी। अब इसके अंदर हर मॉन्स्टर को मारने के साथ वो और ज्यादा स्ट्रांग होता गया। लेकिन जो बात उसे सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी
वो ये थी कि उसकी फिजिकल एज लगभग बिल्कुल नहीं बदल रही थी। उसे खुद नहीं पता था कितना टाइम बीत चुका है, शायद 10 साल या फिर 100 साल। बस इतना जानता था कि अब वो हाई टियर मॉन्स्टर्स को भी एक ही पंच में खत्म कर सकता था। जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ता गया, मॉन्स्टर्स के टाइप्स भी बढ़ते गए। जब वो 15वें लेयर तक पहुंचा तो सिर्फ उस फ्लोर पर ही मॉन्स्टर्स की गिनती 10 लाख से ज्यादा हो चुकी थी। फिर भी इतनी बड़ी गिनती उसे दबा नहीं पाई, उल्टा हर किल के साथ वो और ज्यादा फेरोशियस होता गया। 30th लेयर पर पहुंचते पहुंचते मॉन्स्टर्स की गिनती 50 करोड़ तक पहुंच चुकी थी। उस पॉइंट पर कीज ढूंढना समुंदर में सुई ढूंढने जैसा हो गया था। हर लेयर के मॉन्स्टर्स कीज को जैसे अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखते थे। कुछ क्रीचर्स जो जानते थे कि वो उसके सामने टिक नहीं सकते, जमीन के नीचे छुप जाते थे, लेकिन चाहे वो कहीं भी छुपते, चोलुडाओ उन्हें ढूंढ निकालता और खत्म कर देता। 99th लेयर तक पहुंचते पहुंचते भी उसका इरादा बिल्कुल नहीं हिला। सिर्फ उस एक लेयर पर ही मॉन्स्टर्स की गिनती 2 ट्रिलियन से ज्यादा हो चुकी थी। वो जोर से हंस पड़ा। जब तक एग्जिट की नहीं मिल रही, तब तक दिल भर के मैसेकर ही सही। आसमान में उड़ते सुपर मैसिव ड्रैगन्स पल भर में सिर्फ सफेद हड्डियों का ढेर बन जाते थे। चोलुडाओ को नहीं पता था कि यहाँ टाइम अर्थ जैसा ही फ्लो करता है या नहीं, लेकिन वो अबिस के अंदर पूरे 500 साल बिता चुका था। दीवारों पर उसके हाथ से बनाए गए अनगिनत निशान भरे पड़े थे। अब वो सच में थक चुका था, इतना कि उसे अपने फैमिली के चेहरे तक याद नहीं रहे थे। फिर भी उसे यहाँ से निकलना ही था। यही उसका इकलौता विश्वास बन चुका था, चाहे उसके पेरेंट्स अब जिंदा हो या नहीं। इन 500 सालों में वो इतना पावरफुल हो चुका था कि पूरा अबिस भी उसे अब कोई ढंग का ओपोनेंट नहीं दे पाता था। लेकिन किस्मत जैसे उसके साथ मजाक कर रही थी। चाहे वो जितना भी स्ट्रांग हो जाए, एग्जिट का रास्ता उसे मिल ही नहीं रहा था। सिर्फ एक के बाद एक एंडलेस फ्लोटिंग आइलैंड्स जिनका कोई एंड नहीं दिख रहा था। उसे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि जब वो अबिस में फंसा हुआ था, तब बाहर की दुनिया भी बिल्कुल बदल चुकी थी। दुनिया भर में 20 से ज्यादा टावर्स अपीयर हो चुके थे और इंसान उन्हें समझ भी नहीं पाए थे कि तभी डिजास्टर आ गया। टावर्स के अंदर से बेइंतहा मॉन्स्टर्स निकल आए और बिना किसी दया के ह्यूमैनिटी का मैसेकर शुरू हो गया। उस दिन को बाद में जजमेंट डे कहा गया। कुछ ही लोग बचे जो अवेकन हो गए और जिन्हें एक मिस्टीरियस सिस्टम तक एक्सेस मिल गया। टाइम के साथ साथ और भी लोग अवेकन हुए और उन्हें ओवरवेलमिंग पावर मिली। धीरे धीरे ह्यूमैनिटी ने अपनी सिविलाइजेशन को दोबारा रीबिल्ड किया और उन अवेकन्ड लोगों ने मिलकर हंटर्स गिल्ड की फाउंडेशन रखी। इसी वक्त अबिस के डीप अंदर चीलुडाओ पूरी स्पीड से एक डेमोनिक वुल्फ का पीछा कर रहा था। भागते हुए वो चिल्लाकर बोला, भागना बंद कर और मुझे चेक करने दे, देखूं तेरे ऊपर नंबर है या नहीं। तभी अचानक एक आयरन चेन आई और डेमोनिक वुल्फ को बांध लिया। उसके तुरंत बाद चीलुडाओ ने एक ह्यूमन वॉइस सुनी। उसने हाई ग्रेड टेलीपोर्ट स्क्रोल यूज किया है, रोको इसे, समनिंग कंप्लीट मत होने दो। अगले ही पल डेमोनिक वुल्फ हवा में उठ गया, एक बड़ी सी टेलीपोर्टेशन फोर्स के अंदर लपेटा गया। ये देखकर चीलुडाओ का दिल जोर से धड़का। क्या ये ऊपर बना टेलीपोर्टेशन एरे ही एग्जिट था? एक पल भी वेस्ट ना करते हुए उसने जमीन पर जोर से किक मारी। इतना लंबा वेट करने के बाद वो ये मौका बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला था। तेज वूश के साथ वो हवा में उछला और डेमोनिक वुल्फ के साथ सीधा टेलीपोर्टेशन एरे में घुस गया। उसी वक्त अबिस के अंदर एक ठंडी नोटिफिकेशन गूंज उठी, वार्निंग, अबिस एक साथ 2 लाइफ फॉर्म्स को समन नहीं कर सकता। उसने दांत पीसकर गाली दी। वो किसी को भी अपना रास्ता रोकने नहीं देने वाला था। उसने डेमोनिक वुल्फ को जोर से पकड़ लिया, तय कर लिया कि पहले बाहर वही निकलेगा। इसी वक्त बाहर की दुनिया में एक औरत कई हंटर से घिर चुकी थी। सबकी नजर उसके हाथ में पकड़े लेवल 60 स्क्रोल पर थी। एक हंटर हंसी उड़ाते हुए बोला, अच्छे से दे दे वरना मैं हाथ नहीं रोकूंगा। वो औरत डर के मारे चिल्लाई, प्लेयर वर्सेस प्लेयर कॉम्बैट मना है, तुम रूल्स तोड़ रहे हो। लेवल 38 का बारबेरियन जोर जोर से हंसने लगा, रूल्स तोड़ने के लिए ही होते हैं, हमें बांधने के लिए नहीं। बोलते हुए उसने अपनी लंबी ब्लेड जमीन पर गाड़ दी। औरत इतनी डर गई कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बारबेरियन ने खौफनाक आवाज में कहा, स्क्रोल दे दे, शायद मैं तुझे पूरी बॉडी के साथ जाने दूं। औरत ने स्क्रोल को पीछे छुपा लिया और दांत भींचकर बोली, अगर तुम मेरे साथ ऐसे ट्रीट करोगे तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। बाकी हंटर्स के चेहरे तुरंत सख्त हो गए। ये फोर्स समन कर रही है, अभी रोको। बारबेरियन ने सारी रिस्ट्रेन छोड़ दी, तय कर लिया था कि वो उसे मारकर ही स्क्रोल लेगा। उसी पल औरत के जिस्म से एक भयंकर आरा फूट पड़ा। बिजली उसके आसपास लपेटने लगी। जैसे ही ब्लेड उसका सर काटने वाली थी, वो आखिरी पल में साइड हो गई और समनिंग कंप्लीट हो गई। हंटर्स में पैनिक फैल गया। अगर हाई टियर मॉन्स्टर निकल आया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। स्क्रोल से तेज बिजली निकली। औरत हिस्टेरिकली चिल्लाई, अगर मैं नहीं बचूंगी तो तुम सबको साथ ले जाऊंगी। आसमान में एक बड़ा सा वॉटेक्स बनने लगा। उसके बीच से बिजली गिरी और समनिंग स्क्रोल पर लगी, जिसकी वजह से सारे हंटर्स जोर से पीछे उड़ गए। बारबेरियन के माथे से पसीना बहने लगा। ये एनर्जी लेवल ठीक नहीं है, रिट्रीट। कुछ ही पल बाद बिजली के बीच से एक क्रीचर धीरे धीरे बाहर निकला। सब लोग सांस रोक के उसे देख रहे थे, लेकिन जैसे ही वो क्लियरली दिखा, सब जम से गए। वो सिर्फ एक लेवल 3 हेलबाउंड था। एक हंटर ने मजाक में उस पर एक हड्डी भी फेंक दी और लोग हंसने ही वाले थे। औरत खुद शॉक में थी। इतनी बड़ी रिस्क लेने के बाद इतना वीक समन, किस्मत जैसे उसके साथ मजाक कर रही थी। तभी अगले सेकंड एक हाथ सीधा हेलबाउंड के जिस्म के पार हो गया। हल्की सी फोर्स के साथ चीलुडाओ ने हेलबाउंड को 2 टुकड़ों में फाड़ दिया।
हंटर्स की सारी हिम्मत टूट गई। ये कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं था, ये एक ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर था जिसके बारे में उन्होंने कभी सुना तक नहीं था। फीमेल समनर बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़ी थी। चीलू डाओ ने धीरे से बोला, आवाज में इमोशंस भरे हुए थे। मैं निकल आया। 500 साल, वो लानत वाली जगह सोचकर ही घिन आती है। अगले ही पल उसने सर उठाकर जोर से दहाड़ लगाई। मैं फ्री हो गया। आखिरकार उस जगह से निकल आया। उसके जिस्म से निकलती भयंकर आवारा ने आसपास के हंटर्स को कांपने पर मजबूर कर दिया। सिर्फ उसकी हंसी सुनकर ही उनके पैर जम गए। ये पावर लेवल शायद देश के एस रैंक हंटर से भी कहीं ज्यादा था। एक फीमेल हंटर ने कांपती आवाज में पूछा, तुम हो कौन? तुम टेलीपोर्टेशन एरे से कैसे निकले? इस सवाल पर चीलू डाओ की हंसी अचानक रुक गई। उसने बस एक कदम आगे बढ़ाया और अगले ही पल वो सीधा उसके सामने खड़ा था। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि हवा में आफ्टर इमेजेस रह गए। जो बात उन लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं थी वो ये थी कि चो लू डाओ के दिमाग में क्या चल रहा था। 500 साल तक एक भी इंसान को ना देखने के बाद उसे उन लोगों के लिए अजीब सी अपनापन वाली फीलिंग आ रही थी। उसने अचानक औरत के कंधों को पकड़ लिया और जल्दी से पूछा, ये अर्थ है? वो औरत एक पल के लिए जम सी गई, फिर धीरे से सर हिला दिया। हाँ, ये अर्थ ही है। ये सुनते ही चो लू डाओ जोर जोर से हंस पड़ा। मैं वापस आ गया। आखिरकार उसने आसपास खड़े लोगों को देखा और थोड़ा सा भौं से कोड़कर बोला, तुम लोगों के कपड़े काफी अजीब लग रहे हैं। क्या तुम लोग कॉस्प्ले कर रहे हो? ये सुनकर हंटर्स के चेहरे तुरंत डार्क हो गए। अगले ही सेकंड 2 हंटर्स ने पीछे से उस पर स्नीक अटैक कर दिया, लेकिन चो लू डाओ ना तो हिला ना ही पीछे हटा। वो बस वहीं खड़ा रहा। जैसे ही उनके वेपन्स उसके जिस्म से टकराए, दोनों हथियार तुरंत चूर चूर हो गए। चो लू डाओ की आंखों में ठंडक आ गई और उसकी ऑरा से सीधा किलिंग इंटेंट निकलने लगा। तुम दोनों बच्चे समझते क्या हो खुद को? बारबेरियन जैसे ही उसकी आंखों से मिला पूरी तरह से टूट गया। तुम मॉन्स्टर हो? चो लू डाओ की नजर में उसका फिगर ब्लर होने लगा। बारबेरियन का चेहरा धीरे धीरे अबिस के मॉन्स्टर्स जैसा लगने लगा। तुम मुझे मॉन्स्टर कहने की हिम्मत करते हो? मरना चाहते हो क्या? अगले ही पल उसने बारबेरियन को गले से पकड़ लिया और जमीन पर पटक दिया। अबिस के मॉन्स्टर्स के साथ फाइट में उसने कभी भी दया नहीं दिखाई थी। उसकी आवाज बिल्कुल ठंडी हो गई। मुझे अपना नंबर दिखाओ। तुम्हारे अंदर जो क्रिस्टल है वो मैं ले रहा हूँ। बारबेरियन पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया और डर के मारे चिल्लाया, कौन सा नंबर? तुम क्या बोल रहे हो? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। ये आवाज चो लू डाओ को होश में ले आई। उसे तुरंत रियलाइज हुआ कि वो गलत आदमी को मारने वाला था। उसने पकड़ ढीली की और बारबेरियन जमीन पर गिर गया। वो पूरी तरह से टूट चुका था। डर के मारे उसका कंट्रोल भी छूट गया था। चो लू डाओ की ऑरा इतनी ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रही थी कि बारबेरियन को लगने लगा कि शायद देश के सबसे स्ट्रॉन्ग एस रैंक हंटर्स भी इस आदमी के सामने टिक नहीं पाएंगे। ये समझते ही बाकी लोग भागने का सोचने लगे, लेकिन बारबेरियन के पैर कांप रहे थे। वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। चो लू डाओ ने सीधी आवाज में कहा, तुम चारों यहाँ से दफा हो जाओ। आज मेरा मूड मारने का नहीं है। अगर नहीं गए तो मैं खुद मार दूंगा। ये सुनते ही सब लोग जान बचाकर भाग गए। उनकी आंखों में प्योर टेरर लिखा हुआ था। उनके जाने के बाद चो लू डाओ ने अपनी नजर फीमेल समनर पर डाली। जब उसने उसकी पीठ पर बने गहरे जख्मों के निशान देखे तो वो अंदर तक हिल गई। इतनी पावर और इतने जख्म, ये आदमी किस तरह के हेल से गुजरा होगा? उसे एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई थी, ये कोई अबिस से समन हुआ मॉन्स्टर नहीं था। उसने कभी नहीं सुना था कि इंसान को ऐसे समन किया जा सके। इसी सोच में खोई हुई थी कि चो लू डाओ ने उससे पूछा, मुझे बताओ ये टावर यहाँ कब से एग्जिस्ट करता है? वो थोड़ी सी कंफ्यूज हुई, फिर बोली, 5 साल से। ये तो कॉमन नॉलेज है, आपको कैसे नहीं पता? चो लू डाओ को यकीन नहीं हो रहा था। उसने अबिस में 500 साल गुजार दिए थे। अगर ये सच में अर्थ था तो फिर वो स्क्रोल क्या था? ये सिस्टम क्या था? और ये लोग ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए थे? दिमाग में बहुत ज्यादा सवाल आ गए। उसे दोबारा गुस्सा ना आए इस डर से औरत ने जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करना शुरू किया। टावर्स के आने के बाद ह्यूमैनिटी पर एक सिस्टम डिसेंड हुआ। थोड़े ही टाइम में दुनिया के 1/3 शहर बर्बाद हो चुके थे। उसने सिस्टम के आर्काइव्ड फुटेज भी दिखाए। 5th सिटी पर 7 बड़े इन्वेजन्स हो चुके थे और वो उन गिनती के लोगों में से थी जो वहां से जिंदा निकल पाए थे। जैसे ही चीलू डाओ ने ये देखा, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो एफ सिटी थी जहां वो पैदा हुआ था। पैनिक उसके अंदर भर गया। उसने औरत का हाथ पकड़ लिया और अर्जेंट आवाज में पूछा, एफ सिटी का अभी क्या हाल है? वो तुरंत बोली, एफ सिटी ऑलमोस्ट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। ज्यादातर एरियाज रूइंस बन चुके हैं, लेकिन हाई लेवल फोर्सेस भेजी गई हैं। जल्द ही मॉन्स्टर्स को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ये सुनते ही चो लू डाओ एक पल भी और नहीं रुका। मैं अभी एफ सिटी जा रहा हूँ। सबसे फास्ट रूट कौन सा है? उसने एक डायरेक्शन में उंगली उठाई और जैसे ही उसकी उंगली हिली, चो लू डाओ बिजली की तरह गायब हो गया। इतनी स्पीड थी कि वो उसे आंखों से ट्रैक भी नहीं कर पाई। वो वहीं खड़ी रह गई, पूरी तरह से स्टन्ड। ये आदमी समन्ड बीस्ट बिल्कुल नहीं था। समन्ड क्रीचर्स इंडिपेंडेंटली एक्ट ही नहीं कर सकते। उससे आज जो हुआ वो अपनी सिस्टर को रिपोर्ट करना ही होगा। एक मिस्टीरियस आदमी समनिंग एरे से बाहर निकला था। ये बात अनबिलीवेबल थी। इसी बीच थोड़ी दूर बारबेरियन को उसके 2 साथी उठाकर ले जा रहे थे। उसकी हालत अभी भी खराब थी, लेकिन ज्यादा दूर जाने से पहले ही उनके सामने एक घना काला धुआं फैल गया।
जो उनका रास्ता ब्लॉक कर रहा था। एक हंटर ने कांपती आवाज में कहा कि कौन है वहां। जैसे ही वो फिगर धीरे से घुमा, सबके चेहरे का रंग उड़ गया। आज का दिन जैसे कर्स्ड हो। एक और किलिंग इंटेंट से भरा हुआ पावर हाउस उनके सामने खड़ा था। उसके क्लोक के नीचे से निकलता काला धुआं ही उन्हें कांपने पर मजबूर कर रहा था। स्ट्रेंथ का गैप इतना ज्यादा था कि फाइट का सोचना भी बेकार था। प्रेशर इतना था कि उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। क्लोक पहने आदमी ने ठंडी आवाज में कहा, आज मेरा मूड थोड़ा दयालु है, तुम्हारे पास 3 सेकंड है, बताओ वो आदमी कहाँ गया। सिर्फ 3 सेकंड। बारबेरियन के अंदर गुस्सा और डिस्पेयर दोनों भर गए। ये कौन सा दिन था? एक के बाद एक इतने पावरफुल लोग आ रहे थे और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अगली ही पल चारों लोग खून के धुएं में फट गए। क्लोक्ड पावर हाउस ने बस हाथ हिलाया था। तुम्हारे 3 सेकंड खत्म हुए, तुमने अपना चांस वेस्ट कर दिया। तुरंत सिस्टम नोटिफिकेशंस आए। मारे गए चारों लोग टाइगर रोर गिल्ड के एलीट मेंबर्स थे। इसी वक्त टाइगर रोर गिल्ड के हेडक्वार्टर्स में एक एलिगेंट ऑफिस के अंदर एक औरत शांत आवाज में रिपोर्ट कर रही थी, हमारे कई मास्टर टियर एलीट्स का कॉन्टैक्ट कंप्लीटली लॉस्ट हो चुका है और उस लड़की के पास जो समनिंग स्क्रोल था वो भी गायब है। ये सुनते ही डेस्क के पीछे बैठे आदमी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसके हाथ में पकड़ा वाइन ग्लास उसकी उंगलियों के प्रेशर से टूट गया। औरत समझ गई, वो ऑलरेडी गुस्से में था। जिन लोगों को तुमने रेकमेंड किया था वो लोग एक लेवल 19 समनर को भी हैंडल नहीं कर पाए। सबके सिग्नल्स एक ही वक्त पर गायब हो गए। उस आदमी ने ठंडे स्वर में कहा, बताओ तुम लोग अपना काम कैसे करते हो? उसे सबसे ज्यादा चिंता टाइमिंग की थी। चारों सिग्नल्स एक साथ गायब हुए थे। इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता था, उन सबको एक ही पल में मार दिया गया था। लेकिन इस दुनिया में ऐसा कौन कर सकता था? उसके सामने खड़ा आदमी RTOR था, एक स्टॉर्म प्रीस्ट लेवल का पावर हाउस। उसने तुरंत ऑर्डर दिया, पता लगाओ कौन इस मामले में इंटरफेयर कर रहा है। अगर सामने वाला ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो वहीं पर खत्म कर दो। फिर वो खिड़की के पास गया और नीचे देखा। जो भी मेरे लोगों को छूने की हिम्मत करेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन तब अचानक उसे एक अजीब सी फीलिंग हुई। उसे लगा जैसे सफेद बालों वाला लंबे बालों का एक आदमी आसमान में उड़ता हुआ जा रहा हो। ये मुमकिन नहीं होना चाहिए था। उस S रैंक पावर हाउस की आंखें खतरनाक हो गईं। खून का पाप इतना ज्यादा था कि हवा तक भारी लग रही थी। ये आदमी कौन था? इसकी जांच तुरंत होनी चाहिए थी। हर देश में ऐसा कोई भी नहीं होना चाहिए जो उसके कंट्रोल से बाहर हो। पर जब उसने उस आदमी की डायरेक्शन देखी तो वो भौंकला गया। ये तो फॉलन जोन है, वहां कौन जाता है? ये तो सुसाइड से भी ज्यादा पागलपन है। ये इन्वेजन बिल्कुल अलग लेवल का था। साफ था कि पर्दे के पीछे कोई बहुत पावरफुल फोर्स काम कर रही थी। 5 साल से सोया हुआ टावर आखिरकार हिलने लगा था। उसने तुरंत ऑर्डर दिया, सारे सर्च टीम्स अभी के अभी वापस आ जाओ, एरिया तुरंत छोड़ दो। थोड़ी सी भी देरी हुई तो भारी नुकसान होगा। उधर चू दाओ को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो जिस तरफ जा रहा है वो कितनी खतरनाक है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही गोल था, F सिटी तक सबसे तेज पहुंचना। 10 मिनट बाद जब वो F सिटी पहुंचा तो जो उसने देखा उससे वो सन्न रह गया। वो धीरे से एक बिल्डिंग की छत पर उतरा और नीचे देखा। आसमान में बेइंतहा मॉन्स्टर्स उड़ रहे थे और पूरा शहर पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। F सिटी गिर चुकी थी। चू दाओ 500 साल तक अब इसमें फंसा रहा था, लेकिन बाहर की दुनिया में सिर्फ 10 साल ही गुजरे थे। ये सोचकर उसे थोड़ी सी राहत मिली, लेकिन सामने का मंजर उसका दिल घबरा रहा था। ये जगह अब पूरी तरह नरक बन चुकी थी और उसे नहीं पता था कि उसके माँ बाप जिंदा भी हैं या नहीं। उसने अब इसके 500 साल सिर्फ एक ही वजह से झेले थे, अर्थ पर लौटकर अपने परिवार से मिलना। उसे लगा था वो पल करीब है, पर सच्चाई बहुत ज्यादा दर्दनाक थी। कभी जो कमजोर सा लड़का था, आज वो अब इसका शासक बन चुका था। उस दुनिया में अब कोई भी मॉन्स्टर उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता था, सिर्फ वही उनका शिकार करता था। 200 साल बाद निराशा लगभग उसे खा जाती। उसके मन में ये बात बैठ चुकी थी कि इतने सालों बाद उसके माँ बाप जिंदा नहीं हो सकते। रोज वो मॉन्स्टर्स के अंदर के अंग खाकर जिंदा रहा, जबरदस्ती वो चीजें खाता रहा जिनसे उसका मन कब का मर चुका था। पर जब भी उसके परिवार का ख्याल आता, वो चुपचाप खुद से वादा करता, जिंदा हूं या ना हूं, उसे एक बार तो वापस आना ही था। ये एक जिद थी जो वो कभी छोड़ नहीं सकता था। तभी एक ओवर कॉन्फिडेंट बैट मॉन्स्टर सीधा उस पर टूट पड़ा। चू दाओ ने इंस्टिंक्टिवली वार करने की तैयारी की, पर अगले ही पल वो मॉन्स्टर उड़कर दूर जा गिरा। इतना लो लेवल मॉन्स्टर उसकी सिर्फ प्रेजेंस का प्रेशर भी झेल नहीं पाया और मर गया। अच्छी बात ये थी कि अब इसके 500 साल अर्थ पर सिर्फ 5 साल के बराबर थे। इसका मतलब ये था कि उसके माँ बाप और उसका बड़ा भाई शायद अभी भी जिंदा हो सकते हैं। बस ये दुआ थी कि जब तक वो पहुंचे वो टिक के रहें। थोड़ी ही देर में चू दाओ अपने पुराने मोहल्ले तक पहुंच गया। जो जगह कभी जिंदगी से भरी रहती थी, आज भूकंप के बाद जैसी लग रही थी। पर यहाँ मॉन्स्टर्स के हमले के कोई निशान नहीं थे। लगता था मॉन्स्टर्स सिर्फ ज्यादा भीड़ वाली जगहों को ही टारगेट करते हैं। जल्द ही वो अपने पुराने घर के दरवाजे के सामने खड़ा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इतने सालों बाद इस दरवाजे को शांति से खोलना नामुमकिन था। एक तेज आवाज के साथ दरवाजा उखड़ गया। वैसे भी वो पहले से ही टूटने के हाल में था। चू दाओ धीरे धीरे अंदर गया। धूप उसके शरीर पर पड़ रही थी और उसकी लंबी परछाई उसे और भी अकेला दिखा रही थी। उसने पूरा कमरा ध्यान से देखा और जैसे उसने सोचा था, वहां कोई नहीं था।
सच तो ये था कि उसे पहले से पता था कि यहाँ कोई नहीं मिलेगा, फिर भी वो आया क्योंकि ये जगह उसकी सबसे खुश यादों से भरी थी। पर तब उसने कुछ देखा। टेबल पर एक चिट्ठी पड़ी थी। वो उसे उठाकर कुर्सी पर बैठ गया और धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। प्यारे बेटे, सब कहते हैं तुम मर चुके हो, पर तुम्हारे माँ बाप ने कभी इस बात पर विश्वास नहीं किया। हमने तुम्हारा कमरा बिल्कुल पहले जैसा ही रखा है। हमें पूरा यकीन है तुम वापस आओगे, इसीलिए हमने तुम्हारे लिए कपड़े भी तैयार रखे हैं, साइज S से लेकर L तक, सब तुम्हारी पसंद के हैं। यहाँ तक पढ़ते पढ़ते चू दाओ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे कभी नहीं लगा था कि उसके माँ बाप अपनी जान जोखिम में डालकर सिर्फ ये चिट्ठी छोड़ने के लिए यहाँ आए होंगे। माँ के बताए हुए तरीके के मुताबिक उसने अलमारी खोली और अंदर साफ सुथरे कपड़े रखे हुए मिले। उसके साथ ही वहाँ एक मैप था जो शेल्टर नंबर 6 तक ले जाता था और एक फैमिली फोटो भी थी। चू दाओ नहीं जानता था किस विश्वास ने उसकी माँ को इतना यकीन दिया, पर इस बार वो सही थी। फोटो एल्बम को सीने से लगाकर वो फूट फूट कर रो पड़ा। 500 साल बीत चुके थे। अब इसके 200 साल बाद तो वो अपने परिवार के चेहरे भी भूल चुका था, पर जैसे ही उसने फोटो देखी, सारी यादें एक साथ लौट आईं। थोड़ी देर बाद उसे घर में एक छुरा मिला। उसकी धार में उसकी अपनी आंखें दिख रही थी। इस वक्त उसे खुद भी नहीं पता था कि वो कितना पावरफुल हो चुका है। अगर वो दुनिया के सारे मॉन्स्टर्स को दबा सकता है, तो क्या वो इस अपोकलिप्स को खत्म कर सकता है? उस छुरे से उसने अपने लंबे बाल काट लिए, फिर साफ कपड़े पहने। कुछ ही मिनट में वो बिल्कुल अलग इंसान लगने लगा। जो वक्त खो चुका था वो शायद कभी वापस ना आए, पर अभी सिर्फ 5 साल ही हुए थे। वो इंतजार कर सकता था। जमीन पर गिरते बाल जैसे उसका पुराना जीवन छोड़ रहे थे और एक नई जिंदगी उसका इंतजार कर रही थी। अब चू दाओ एक साफ सुथरा, तेज नजर आने वाला जवान लग रहा था। चेहरे पर बस एक निशान था, वरना वो काफी हैंडसम दिखता था। उसका अगला गोल बिल्कुल क्लियर था, शेल्टर नंबर 6, जहां उसके माँ बाप गए थे। मैप के निशानों को फॉलो करते हुए वो पूरब की तरफ चल पड़ा। रास्ते के दौरान जमीन पहले ही पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी, इसलिए पुरानी सड़कें अब उसे यूज के लायक नहीं रही थी। लेकिन ये सब चील उड़ाव के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अब इसमें उसने इससे कहीं ज्यादा अजीब और खतरनाक जगहों को पार किया था। अगर पुराने रास्ते खत्म हो चुके थे तो वो अपना रास्ता खुद बना लेगा। अगले ही पल चील उड़ाव ने जमीन पर जोर से पैर मारा और सीधा हवा में उछल गया। उसके दिमाग में ये तरीका शेल्टर नंबर 6 तक और भी तेज पहुंचने का था। तभी अचानक एक बहुत बड़ा बर्ड टाइप मॉन्स्टर उस पर झपटा। उसके तेज छुरे जैसे पंजे हवा को चीरते हुए सीधे उसकी तरफ आ रहे थे। लेकिन जो उस मॉन्स्टर ने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो ये था कि चील उड़ाव ने अटैक के बीच ही उसे कैजुअली पकड़ लिया और उसका शरीर बीच से ही चीर दिया। एक लो लेवल मॉन्स्टर का उसका रास्ता रोकना सीधा सुसाइड। हुश हुश हुश। वो टूटे फूटे बिल्डिंग्स पर बिजली की तरह दौड़ रहा था। हर कदम के साथ नीचे की स्ट्रक्चर्स चूर चूर हो रही थी। उसकी स्पीड अपनी एब्सोल्यूट लिमिट पर पहुंच चुकी थी। थोड़ी दूर 2 जवान आदमी साथ बैठकर शराब पी रहे थे। उनमें से एक को लगा जैसे कोई जोर की आवाज आई हो, पर दूसरे ने उसे टाल दिया, शायद ज्यादा पीली होगी। यहाँ गार्ड ड्यूटी वैसे ही बोरिंग थी, ऐसा लगने का कोई रीजन नहीं था कि कुछ हो रहा हो। अगले ही सेकंड दोनों के चेहरे जम गए। कुछ बिजली के कड़कने जैसा उनके सिर के ऊपर से गुजरा। वो ये भी समझ नहीं पाए कि वो चीज थी क्या। इंसान दिखना तो दूर की बात थी। बाएं तरफ वाला आदमी ऊपर उंगली दिखाकर हकलाया, ब्रो तूने अभी वो देखा क्या? दूसरे को कुछ दिखा ही नहीं, बस एक तेज हवा का झोंका उसके चेहरे पर पड़ा। किस्मत से उनके पास खड़ा एक और साथी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। उसका फोन काफी एडवांस था, 300 गुना स्लो मोशन तक रिकॉर्ड कर सकता था। जब उन्होंने फुटेज देखी तो साफ दिख रहा था, आसमान में जो फिगर उड़ रहा था वो बिना किसी डाउट के एक इंसान था। उधर चील उड़ाव शेल्टर नंबर 6 की तरफ पूरी रफ्तार से बढ़ रहा था। तभी नीचे से एक औरत की चीख सुनाई दी। उसके सामने कुछ हंटर्स खड़े थे। माफ करना, हम बस खाने की तलाश में थे। इस बर्बाद जगह पर सर्वाइवर्स मिलेंगे, वो भी एक औरत, ये सोचा ही नहीं था। जो आदमी आगे खड़ा था उसकी आंखों में लालच टपक रहा था। चिंता मत करो, हम अच्छे लोग हैं। लेकिन उसके चेहरे का लालच खुद ही सब बता रहा था। कोई बेवकूफ भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। वो कह रहा था कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि उसका ख्याल रखेंगे। लेकिन लड़की डर के मारे जम चुकी थी। वो बस यही दुआ कर रही थी कि हंटर्स पास ना आए। तभी उनमें से एक ने उसे जोर से जमीन पर पटक दिया और जानबूझकर धीमी आवाज में बोला, डर मत, हम तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे। फिर उसने एक गंदी सी मुस्कान दी, हम बहुत जेंटल रहेंगे। तभी पीछे से क्रैक की आवाज गूंजी, जमीन टूटने की आवाज। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। चोइल उड़ाव उनके पीछे खड़ा था। उसकी आंखों में साफ कत्ल का इरादा जल रहा था। वो सीधा तीनों को घूर रहा था, तुम लोग बिल्कुल कचरा हो। लीडर अचानक उसकी अपीयरेंस से घबरा गया और गुस्से में चिल्लाया, बकवास बंद करो, कौन है वहां, सामने आओ। अगर बीच में आए तो जिंदा नहीं जा पाओगे। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसके पीछे खड़े दोनों हंटर्स पूरी स्पीड से आगे बढ़े। एक के हाथ में ट्विन ब्लेड्स थे और दूसरा एक नाइट था। एक हाथ में शील्ड, दूसरे में स्वॉर्ड। वो हंसी उड़ाकर बोला, ज्यादा हीरो मत बन व्हाइट हेयर ब्राइट। अगले ही पल दोनों चील उड़ाव के बिल्कुल पास पहुंच गए। लेकिन चील उड़ाव बिल्कुल शांत था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन तक नहीं बदले। उसने बस हल्का सा हाथ हिलाया और एक हंटर के गाल पर सीधा थप्पड़ मारा, धम। वो हंटर सीधा जमीन पर जा गिरा, पूरी तरह बेकार हो चुका था। चील उड़ाव ने मन ही मन हंसी उड़ाई। इस लेवल के लोग उससे सीरियस मूव के लायक भी नहीं थे। तब दूसरे हंटर ने सोर्ड से वार किया, लेकिन चील उड़ाव ने आसानी से साइड स्टेप कर लिया।
ये अटैक उसके लिए मजाक से भी स्लो था। जैसे ही हंटर का बैलेंस बिगड़ा, ची लुडाओ ने उसका हाथ पकड़ लिया। तेज दर्द का झटका लगा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। बस एक हल्की सी पकड़ के साथ ची लुडाओ ने उसे नीचे धकेल दिया। जैसे ही शरीर झुका, उसका बायां घुटना सीधे हंटर के चेहरे पर लगा। गुस्से और डर में वो चिल्लाया, तू है कौन? मैं टाइगर रोर गिल्ड से हूं। अगर तूने मुझे छुआ भी तो गिल्ड तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसे ये नहीं पता था कि कुछ ही पल पहले ची लुडाओ टाइगर रोर गिल्ड के 4 एलीट मेंबर्स को मार चुका था। ची लुडाओ ने शांत आवाज में उसका नाम लिया, सुइंग हान। मुझे भूल गए, सिर्फ 5 साल ही तो हुए हैं। बोलते हुए उसने अपने सफेद बाल साइड में किए और अपना चेहरा दिखा दिया। उस वक्त तुम ही थे जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी। जिस चेहरे को तुमने मारा था, क्या उसे भी भूल गए? सुइंग हान की आंखें फैल गईं, उसकी आवाज कांप रही थी। ये हो ही नहीं सकता। तुम यहां कैसे हो सकते हो? मतलब तुम सच में ची लुडाओ हो? अगले ही पल सुइंग हान पूरी तरह टूट गया और वो जमीन पर पीछे की तरफ रेंगता गया। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। हर कदम पीछे जाते ही ची लुडाओ एक कदम आगे बढ़ता गया। धीरे धीरे उसका हौसला तोड़ता गया। सुइंग हान दहशत में चिल्लाया, आगे मत आना, तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? ची लुडाओ हल्की सी हंसी हंसा, क्या मुझे यहां होने की परमिशन नहीं है? बोलते हुए उसने धीरे से हाथ बढ़ाया। अगले ही सेकंड सुइंग हान का गला उसकी पकड़ में था। ची लुडाओ ने उसे ऐसे उठा लिया जैसे कोई बच्चा हो। याद है 5 साल पहले क्या हुआ था? तुम्ही ने मुझे उस ट्रक से धक्का दिया था और उस एक धक्के की वजह से मैं 100 साल अब इसमें फंसा रहा। उसकी आवाज ठंडी थी। तुम्हें जरा भी अंदाजा है मैंने कैसे जिंदा रहकर वो सारे साल काटे? सुइंग हान की आंखों में सिर्फ डर था। थोड़ा और जोर पड़ता तो वहीं मर जाता। ची लुडाओ की उंगलियों की हड्डी तक चरा गई। अब इस एक नरक था और अब सुइंग हान की बारी थी उसे महसूस करने की। ये हरामी हर सजा का हकदार था। स्कूल के टाइम उसने ची लुडाओ को लगातार टॉर्चर किया था। आखिरी बार तो उसे लगभग मार ही दिया था और अब ची लुडाओ सब कुछ ब्याज समेत वापस लेने वाला था। सुइंग हान ने कभी भी अपने लिए कोई रास्ता छोड़ा नहीं था। अगले ही पल ची लुडाओ ने अपने पकड़ छोड़ दी और सुइंग हान को जमीन पर फेंक दिया। वो उसे मारने वाला नहीं था, उसके पास इससे भी बेहतर आइडिया था। जमीन पर पड़े हुए सुइंग हान हांफते हुए सांस लेने लगा। ये सच में लगा था कि वो अभी अभी मर जाता। चॉय लुडाओ ने अपनी भौहें मल ली। अब इसमें इतना लंबा टाइम गुजारने के बाद उसे महसूस हो रहा था कि वो धीरे धीरे मॉन्स्टर्स जैसा बनता जा रहा है, लेकिन वो उस लकीर को पार करने के लिए तैयार नहीं था। फिर भी उसके सामने खड़ा आदमी बिल्कुल गंदी मिट्टी था। ये वही इंसान था जिसने पास्ट में ची लुडाओ को बुली किया था और अभी अभी उस लड़की को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। कौन जानता था कि ऐसे लोगों के कितने शिकार पहले ही बन चुके होंगे। इसीलिए चॉय लुडाओ ने फैसला कर लिया, वो सुइंग हान को पूरी तरह तोड़ देगा, जिंदा छोड़ देगा, लेकिन इस लायक नहीं रखेगा कि वो कभी किसी को नुकसान पहुंचा सके। तुमने मुझे एक बार मारने की कोशिश की थी, चॉय लुडाओ ने शांत आवाज में कहा। तुम फेल हो गए। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से चलने भी नहीं दूंगा। सुइंग हान उसे हैरानी से घूर रहा था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। स्कूल के वो 2 साल ची लुडाओ के लिए रोज का नरक थे। उसे आज भी याद है कैसे सुइंग हान ने सिर्फ एक रोटी का टुकड़ा छीनने के लिए एक छोटे बच्चे को पीट दिया था। ची लुडाओ ने बिल्कुल सीधी आवाज में कहा, जैसे कोई फैक्ट बता रहा हो। अब हम बराबर हो जाते हैं, तुम्हें बस 4 पंचेस झेलने होंगे, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सुइंग हान ने इसे जैसे जिंदगी की रस्सी पकड़ ली। वो घबराकर भीख मांगने लगा। अगर तुम उस स्ट्रेंथ से मारोगे तो मैं मर जाऊंगा। हंटर एसोसिएशन तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। आज तुम्हारा बैड लक है कि तुम मुझसे टकरा गए। ची लुडाओ ने उसका कॉलर पकड़ लिया और ठंडी आवाज में बोला, मेरी चिंता मत करो, तुम्हारी गिल्ड्स मुझे छू भी नहीं सकती। सुइंग हान की आंखों के सामने ची लुडाओ ने अपना पहला पंच मारा। उसने अपनी पूरी ताकत भी यूज नहीं की, फिर भी वो सुइंग हान के लिए बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर था। जोरदार धमाके के साथ सुइंग हान का शरीर जमीन में जा घुसा। उसके सीने के नीचे पत्थर और मलबा टूटकर बिखर गया। फिर दूसरा पंच पड़ा। लगातार 2 बार देखकर पास खड़े दोनों लोग बिल्कुल जम गए। छम्प, खून जोर से सुइंग हान के मुंह और नाक से निकल आया। तीसरा पंच बिना रुके आ गया और एक बार फिर उसे जमीन में गाड़ दिया। चीरो दाओ ने ठंडी आवाज में कहा, यह सब उस ब्याज का हिस्सा है जो तुमने स्कूल में मेरे साथ किए हुए कामों का देना है। जब उसकी मुट्ठी पीछे हटी, सुइंग हान बिल्कुल अपनी लिमिट पर था। वो मुश्किल से होश में था। फिर भी ची लुडाओ ने उसे जबरदस्ती सीधा खड़ा किया और कहा, अभी खत्म नहीं हुआ, आखिरी हिट झेलो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सुइंग हान लगभग टूट गया। वो भीख मांगने लगा कि उसे सीधा मार दिया जाए। 3 पंचेस के बाद उसका शरीर बिल्कुल बर्बाद हो चुका था। अब जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं था। ची लुडाओ ने उसकी बात अनजानी कर दी। उसने जोर से उसके सिर पर पैर मारा। याद रखना, उसने कहा, जब भी जिंदा रहोगे ये याद रखना, ये उस सब का दाम है जो तुमने मेरे साथ किया। जोरदार धमाके के साथ उसका पैर बेरहमी से गिरा। मैं अपना वादा रखता हूं, अगर तुम चौथा वार सरवाइव कर गए तो मैं दोबारा तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा।
लगातार वारों के बाद स्विंग हान पूरी तरह अंधा हो चुका था। उसके शरीर के हर नर्व में दर्द दौड़ रहा था। उसके हाथ पैर बर्बाद हो चुके थे, आंखों की रोशनी चली गई थी। बिना इलाज के वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता था, लेकिन चीलू दाऊ उसे इतनी आसानी से मरने नहीं देना चाहता था। उसने पास खड़े दोनों लोगों की तरफ देखा और हुक्म दिया, इसे हॉस्पिटल ले जाओ। अगर ये मर गया तो तुम दोनों भी इसी हाल में जाओगे। फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, इससे कह देना मेरी नजर के सामने दोबारा ना आए, अगर दिखा तो फिर मारूंगा। इतना कहकर चीलू दाऊ ने जमीन पर जोर से पैर मारा और पल भर में गायब हो गया। अब उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी शेल्टर नंबर 6 तक पहुंचना था। उसे जल्दी करनी थी। उसके पेरेंट्स किसी भी पल खतरे में हो सकते थे। हवा में एक तेज सोनिक बूम गूंज उठा। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि कोई फिगर दिखाई ही नहीं दिया। इधर एस सिटी के बफर जोन में 3 सोल्जर्स आपस में बात कर रहे थे। उनके लिए ये जगह वॉल पर ड्यूटी से भी ज्यादा बेकार थी। कम से कम वहां मॉन्स्टर्स साफ साफ दिखाई देते थे। तभी एक ऑफिसर टाइप सोल्जर पास आया और ठंडी आवाज में बोला, इतना डरपोक मत बनो। अगर मॉन्स्टर आया भी तो सबसे पहले पैंट गीली मत कर देना। फिर उसने ऐड किया, हमेशा अलर्ट रहो, कब मॉन्स्टर्स निकल आए कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। बोलने वाला मिड रैंक ऑफिसर था ली हॉन जुन। एक सोल्जर ने तुरंत कहा, चिंता मत कीजिए सर, ये बफर जोन है, एक्स सेक्टर के मॉन्स्टर्स यहाँ कम ही आते हैं, अलर्ट रहेंगे तो सब ठीक रहेगा। लेकिन अगला पल किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जैसे ही उसके शब्द खत्म हुए, एक ठंडी चिपचिपी टेंटिकल निकली और उस सोल्जर को लपेट लिया। किसी को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला। उनका साथी तुरंत मर चुका था। उनके सामने जो मॉन्स्टर था उसे सन ऑफ क्रैकन कहा जाता था, लेवल 45 का डैश शेल टाइप मॉन्स्टर। लेफ्टिनेंट ने तुरंत चिल्लाया, फॉर्मेशन मत तोड़ो, पैनिक मत करो, अगर बिखरे तो सब मर जाएंगे। गोलियों की बौछार शुरू हो गई, लेकिन उनकी दहशत के लिए हर बुलेट उसके मोटे आर्मर से टकराकर बेकार हो रही थी। क्रैकन के बेटे की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। उसकी टेंटिकल्स नीचे सोल्जर्स पर घूमने लगी, जैसे अगला शिकार चुन रही हो। पैनिक फैल गया। मॉन्स्टर का लेवल बहुत ज्यादा था। उनके वेपन्स बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। यहाँ रुकना सीधा मौत थी। गर्जना जैसे रोर के साथ वो मॉन्स्टर हवा में उछल गया। एक ही पल में अपनी जगह छोड़ दी। उसकी बड़ी सी परछाई नीचे सब पर भारी पड़ रही थी। ये देखकर लेफ्टिनेंट ने तुरंत ऑर्डर दिया, फैल जाओ, एक जगह मत रुको, इसे मौका मत दो। लेकिन सोल्जर्स पहले ही हिल चुके थे, पैर कांप रहे थे, मूवमेंट स्लो और बेकार हो चुकी थी। अगले ही सेकंड मॉन्स्टर ऊपर से गिरकर आया और एक ही पंजे में एक और जान ले ली। जब यूनिट पूरी तरह टूटने वाली थी, तब एक बहादुर सोल्जर आगे बढ़ा। उसके कंधे पर एक्सप्लोजिव्स का बड़ा बैग था और आंखों में पूरा जज्बा। सब लोग पीछे हट जाओ, तू हरामी, मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। बिना एक पल सोचे वो सीधा टेंटिकल वाले मॉन्स्टर की तरफ भागा। मॉन्स्टर की हरकतें अचानक धीमी पड़ गई और वही पल था जब वो सोल्जर उस तक पहुंच गया। वो मॉन्स्टर के बिल्कुल सामने खड़ा था, हर तरफ नजर दौड़ाते हुए बस एक कमजोर जगह ढूंढने की कोशिश कर रहा था। किसी ने भी अगला सीन इमेजिन नहीं किया था। अचानक मॉन्स्टर ने हमला करना बंद कर दिया। उसकी आंखों में साफ साफ डर दिख रहा था। इसी वजह से एक सोल्जर मौत के बिल्कुल करीब जाकर बच गया। लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, क्यों टेंटिकल्स वाला मॉन्स्टर अचानक रुक क्यों गया? अगला ही सेकंड सबने एक तेज क्रैक की आवाज सुनी जो मॉन्स्टर के शरीर के अंदर से आ रही थी। पूरा सीन देखकर सब जम से गए। जो मैसेकर होने वाला था वो एकदम से रुक गया। स्क्वाड का हर मेंबर हिल चुका था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। लेफ्टिनेंट तक का चेहरा सफेद पड़ गया था। उसे भी कोई अंदाजा नहीं था कि अभी क्या हुआ। मॉन्स्टर की आंखों में डर देखकर सोल्जर्स और भी कंफ्यूज हो गए। आखिर वो किस चीज से डर रहा था? एक्सप्लोजिव्स पकड़ने वाले सोल्जर ने दांत भींचे और सोचा कि शायद यही उनका आखिरी मौका है। अगर वो एक्सप्लोजिव मॉन्स्टर की आंख में डाल पाया तो शायद बचने का रास्ता मिल जाए। उसने गहरी सांस ली और पूरी ताकत से एक्सप्लोजिव मॉन्स्टर की तरफ फेंक दिया। एक जबरदस्त धमाका हुआ और आग की लपटों ने मॉन्स्टर के बड़े से शरीर को घेर लिया। लेकिन कुछ ही पल बाद सबके दिल दोबारा डूब गए। इतने भयानक ब्लास्ट के बाद भी मॉन्स्टर मरा नहीं था। वजह बिल्कुल साफ थी। मॉन्स्टर ने अपनी मोटी टेंटिकल से अपनी आंखों को कस के लपेट लिया था। जब तक उसकी आंखें सलामत थीं, वो नहीं मरेगा। मॉन्स्टर धीरे धीरे आगे बढ़ा और एक सोल्जर के बिल्कुल सामने रुक गया। उसकी खुली आंख में नसें फूल चुकी थी, खून भरा हुआ था। जिस सोल्जर ने एक्सप्लोजिव फेंका था वो भरोसे के साथ हिल भी नहीं पाया। इतनी ताकत के बाद भी मॉन्स्टर को कुछ नहीं हुआ, ये नामुमकिन लग रहा था। बाकी सोल्जर्स घबराकर इधर उधर भाग चुके थे और मॉन्स्टर की टेंटिकल सीधा एक्सप्लोजिव वाले सोल्जर पर लपेटने लगी। उसी पल कहीं से एक आदमी अचानक सामने आया। चॉय लूडा ने जोर से पैर पटका और एक ही वार में मॉन्स्टर की आंख कुचल दी। जो मॉन्स्टर अभी तक सब पर भारी था, पल भर में बेजान लाश बन चुका था। सोल्जर पूरी तरह सन्न रह गया। लेफ्टिनेंट का हाल भी अलग नहीं था। क्या पहले जो क्रैक की आवाज आई थी वो मॉन्स्टर का हमला नहीं बल्कि इस आदमी के आने का डर था? चू डाओ धीरे से सीधा खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अभी भी मारने का इरादा चमक रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ सोल्जर्स मिलेंगे, लेकिन ये भी ठीक था।
अब वो उनसे शेल्टर नंबर 6 का रास्ता पूछ सकता था। लेफ्टिनेंट अभी भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। इस आदमी ने एक ऐसे मॉन्स्टर को एक वार में मार दिया जो एक भयानक ब्लास्ट के बाद भी जिंदा था। उसकी नजर तुरंत तेज हो गई। ये ताकत बिना शक के एस रैंक थी, शायद उससे भी ऊपर। उसने तुरंत फैसला कर लिया, चाहे जो भी कीमत हो उसे इस आदमी की असली पहचान जाननी ही होगी। लेकिन अगले ही पल लेफ्टिनेंट को सिस्टम नोटिफिकेशन मिला, स्पेशल एबिलिटी रिकॉन एक्टिवेट नहीं हो सकती। सबसे ज्यादा संभव वजह यह थी कि उसका लेवल और टारगेट के बीच का गैप बहुत ज्यादा था। उसका बिल बैठ गया। ये पहली बार था जब उसने ऐसा कुछ देखा था। इस दुनिया में आए मुझे कुछ घंटे ही हुए थे, लेकिन बेसिक नियम समझ चुका था। लेकिन मेरा अपना सिस्टम अभी भी एक्टिवेट नहीं हो रहा था। उसी वक्त लेफ्टिनेंट का चेहरा और ज्यादा पीला पड़ गया। वो एबिलिटी यूज करना बहुत ज्यादा स्टेमिना खा जाता था और कभी कभी जिंदगी के साल तक कम कर देता था। मैंने सिर्फ एक शांत सी नजर उस पर डाली। कुछ पल पहले मुझे क्लियरली महसूस हुआ था कि कोई मुझे देख रहा है। फिर मैं धीरे धीरे बचे हुए सोल्जर की तरफ चला। मुझे उससे कुछ पूछना था। शेल्टर नंबर 6 यहाँ से कितनी दूर है? सोल्जर थोड़ा झिझका, फिर सच बताया, लगभग 20 किलोमीटर उत्तर की तरफ, लेकिन बीच में एक्स जोन से गुजरना पड़ेगा। ये सुनकर मैं और कंफ्यूज हो गया। ये एक्स जोन आखिर है क्या? सोल्जर ने समझाया कि ये एक मिलिट्री बफर जोन है जहां जानबूझकर मॉन्स्टर्स को जमा किया जाता है ताकि शहरों पर हमला कम हो। यहीं पर हंटर्स रोज मॉन्स्टर्स से लड़ते हैं। जब मैं सुन रहा था, पास के सोल्जर्स एक्साइटमेंट में बातें कर रहे थे, कैसे आज रेयर टीयर ड्रॉप्स मिले हैं, क्रिस्टल्स देते हैं और कैसे रियल वर्ल्ड मॉन्स्टर्स भी लूट गिरा रहे हैं, बिल्कुल गेम जैसे। एबिस से निकलकर मुझे अपनी असली ताकत का अंदाजा नहीं था, इसलिए मैंने पूछा, तुम्हारे हिसाब से जो मॉन्स्टर अभी मरा वो कितना खतरनाक था? सोल्जर के माथे पर तुरंत पसीना आ गया। कड़वी सी मुस्कान के साथ बोला, लेवल 45 मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। सच बोलूं को पूरा रेजिमेंट भी शायद सामने से नहीं गिरा पाता। इसका मतलब ये था कि एबिस के सबसे नीचे के मॉन्स्टर्स भी इंसानी दुनिया के लिए तबाही थे। फिर मैंने पूछा, नेस्ट में लेवल 45 से ऊपर के कितने मॉन्स्टर होंगे? सोल्जर का चेहरा और गंभीर हो गया। ज्यादा से ज्यादा 100 के आसपास। अगर ऐसे मॉन्स्टर्स हर जगह होते तो इंसानियत कब की खत्म हो चुकी होती। जवाब मिलते ही मैं मुड़कर चलने लगा। सोल्जर बिल्कुल चुप रह गया। ऐसी शांति और भरोसा रखने के लिए कितनी जबरदस्त ताकत चाहिए होती है। जैसे ही मैं जाने वाला था, सोल्जर तेज कदमों से मेरे पीछे आया। रुकिए। मैं रुका और पीछे देखा। इशारा किया कि अगर बात बेकार नहीं है तो मैं सुनने को तैयार हूँ। उसने गहरा झुककर कहा कि वो चाहता है मैं एक्स जोन जाऊं। उसे पता है कितना खतरनाक है, लेकिन मेरे जैसे हंटर के साथ अनेक जिंदगियां बच सकती हैं। मुझे याद था कि शेल्टर नंबर 6 का सबसे छोटा रास्ता सीधा एक्स जोन से जाता है। मैंने बिना सोचे जवाब दिया, मैं एक्स जोन क्लियर कर दूंगा। एक्स जोन मेरा असली गोल नहीं था, लेकिन जब मुझे वहां से गुजरना ही है तो जो भी मॉन्स्टर मिलेगा मैं सबको मिटा दूंगा। सिर्फ एक्स जोन में ही नहीं। 10 मिनट बाद फ्रंट लाइन के पास रियर मिलिट्री कैंप में लेफ्टिनेंट जो बैकलैश के कारण गिर गया था, धीरे धीरे होश में आया। आसपास के सोल्जर्स ने चैन की सांस ली। लेफ्टिनेंट, आप होश में आ गए? उसका पहला सवाल था। मैं कितनी देर बेहोश था? ऑफिसर ने तुरंत जवाब दिया, लगभग 10 मिनट, मॉन्स्टर से गिरने वाले रिकवरी आइटम की वजह से। वरना आप और ज्यादा देर तक बेहोश रहते। लेफ्टिनेंट ने अपनी खुद की हालत को बिल्कुल इग्नोर कर दिया और सीधा सवाल पूछा, जिस हंटर ने हमें बचाया वो कहाँ गया? सोल्जर ने ईमानदारी से रिपोर्ट दी और बताया कि मैं उत्तर की तरफ निकल चुका हूँ। लेफ्टिनेंट ने आदत से मजबूर होकर अपनी कनपटी रब की। उसका सर अभी भी दर्द कर रहा था। धीमी आवाज में उसने बस इतना कहा, उतर। फिर अचानक जैसे उसे कुछ याद आ गया, रुको, तुमने अभी क्या कहा? दोबारा बोलो। सोल्जर ने भी तुरंत समझ लिया और संभल कर बोला, वो रहस्यमयी हंटर शेल्टर नंबर 6 की तरफ जा रहा है। लेफ्टिनेंट की आवाज एकदम भारी हो गई। क्या उसने जेन जोन से गुजरने की बात की? सोल्जर ने हाँ में सर हिला दिया। उसके चेहरे से लग रहा था कि जेन जोन के मॉन्स्टर्स की उसे बिल्कुल परवाह नहीं थी, इसीलिए वो बिना रुके सीधा चला गया। ये सुनते ही लेफ्टिनेंट ने तेज घूम कर देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा और बेचैनी दोनों साफ दिख रही थी। इतनी ताकतवर हंटर से मुलाकात के बाद भी उसका ऐसे चला जाना उसे पागल कर रहा था। अगर वो जेन जोन में घुस गया तो शायद कुछ ही मिनट में मर जाए। तुरंत सेंट्रल कमांड से कांटेक्ट करो, लेफ्टिनेंट ने हुक्म दिया। सोल्जर थोड़ा घबरा गया। सेंट्रल कमांड सर, क्या आप श्योर हैं? लेफ्टिनेंट के चेहरे पर जल्दी साफ दिख रही थी। लगभग 10 मिनट बचे थे। शायद, बस शायद अभी भी देर नहीं हुई थी। उन कुछ ही मिनट में उसने अपनी घड़ी इतनी बार देखी थी कि गिनती भूल चुका था। तभी एक और सोल्जर दौड़ता हुआ आया। इमरजेंसी रेडियो मैसेज भेज दिया गया है, जल्दी ही जवाब मिल जाना चाहिए। फिर भी सोल्जर के दिमाग में सवाल रह गया, सेंट्रल कमांड क्यों? क्या इस सिचुएशन में कुछ ऐसा था जो उन्हें बताया ही नहीं गया? लेफ्टिनेंट ने धीरे और भारी आवाज में कहा, यह ऑपरेशन बाकी सबसे बिल्कुल अलग है। इसमें जो जानकारी शामिल है वो सबसे ऊपर के लेवल पर क्लासिफाइड है। उसने आगे बताया, इस बार जो एक्स जोन यूज हो रहा है वो हमारे नॉर्मल डिफेंस एरिया का हिस्सा नहीं है। वो जगह बहुत खतरनाक है क्योंकि उसे पहले ही बॉम्बिंग जोन डिक्लेयर किया जा चुका है। इसी वक्त सेंट्रल कमांड के अंदर एक औरत तेजी से रिपोर्ट दे रही थी। BZZ हेक्टर से इमरजेंसी कॉल आई है। कमांड चेयर पर बैठा मोटा आदमी शांत
आवाज में बस 2 शब्द बोला, पैच थ्रू। वो सेंट्रल कमांडर था, हैंग टैंग, एक लेवल 58 फायर मेज। ऑर्डर मिलते ही औरत ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेज चलने लगी, कई स्क्रीन्स रोशन हो गईं। कुछ ही पल में कनेक्शन बन गया। कम्युनिकेशन कोड WB। मैं लेफ्टिनेंट ली हांजुन बोल रहा हूँ, मेरे पास एक बहुत ही अर्जेंट रिपोर्ट है। लेफ्टिनेंट ने तुरंत सारी घटना डिटेल में बता दी। एक अननोन और पहचान के बिना वाला हंटर बॉम्बिंग जोन में घुस चुका है और उसे इस ऑपरेशन के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। हैंग टैंग ने ठंडी और बेपरवाह नजरों से स्क्रीन की तरफ देखा। तो तुम यहाँ अपनी गलती रिपोर्ट करने आए हो? उसने बेरुखी से कहा। अगर बस इतना ही है तो डिसिप्लिनरी एक्शन लेना पड़ेगा। हैंग टैंग के रवैये के सामने लेफ्टिनेंट ने अनजाने में अपना सर झुका लिया। लेफ्टिनेंट होने के बावजूद वो ऐसे आदमी से उलझने की हालत में नहीं था। फिर भी वो इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट जारी करवाना चाहता था, सिर्फ एक वजह से। वो रहस्यमयी हंटर बहुत ज्यादा ताकतवर था और वो नहीं चाहता था कि वो बिना जाने ही मारा जाए। लेफ्टिनेंट के शब्द सीधे सेंट्रल कमांड तक पहुंच गए। उन बातों ने हैंग टैंग की दिलचस्पी जगाई। तुम कह रहे हो कि वो बहुत ताकतवर हंटर है? उसने सीधा सवाल किया। तो फिर उसका लेवल क्या है? लेफ्टिनेंट के पास सिर्फ सच बोलने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मुझे नहीं पता, उसका कोई डेटा डिटेक्ट ही नहीं हुआ। ये सुनते ही हैंग टैंग लगभग हंस पड़ा। तो तुम ऐसे काम करते हो लेफ्टिनेंट? अननोन लेवल का हंटर बॉम्बिंग जोन में घुस जाता है और तुम चाहते हो मैं उसके लिए इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट करूं? मजाक कर रहे हो क्या? उसी वक्त उसके पास खड़ी औरत शांत आवाज में बोली, जब तक मैसेज जाएगा शायद वो हंटर पहले ही मर चुका होगा। दोनों मिलकर लेफ्टिनेंट का मजाक उड़ा रहे थे। दिमाग शायद तेज नहीं, लेकिन कॉमेडी का टैलेंट जरूर है। इतनी छोटी बात पर यहाँ तक भाग आए। इतना कहकर हैंग टैंग ने साइड में खड़ी औरत की तरफ देखा। लगता है इन्हें खुद से खड़े रहना सिखाया ही नहीं गया। तुम किस तरह की टीचर हो? उनकी बातें ऐसे लग रही थी जैसे कैजुअल डिस्कशन हो, जैसे टेक्निकली उन्हें इंटरफियर करने का हक ही न हो। पर तुम्हारा ये सबऑर्डिनेट तो हद से ज्यादा रिडिकुलस है। फिर अचानक हैंग टैंग की आवाज ठंडी हो गई। और एक बात, अगर मैं ऊपर रिपोर्ट कर दूं कि ऑपरेशन तुम्हारी वजह से डिले हुआ तो सारी जिम्मेदारी तुम पर होगी। अब अपना फैसला करो। पाक सुगेन की नजरों में इतनी भयानक और अननोन ताकत के सामने क्या वो वाकई अपनी ही लोगों को इसमें घसीटने जा रहा था? वो सोचने पर मजबूर हो गई कि उसके पास बैठा मोटा आदमी एकदम नालायक है, कमांड के बिल्कुल लायक नहीं। अगर थोड़ी सी नेचुरल टैलेंट और पावरफुल बैकिंग न होती तो ऐसा आदमी कभी इस कुर्सी तक नहीं पहुंच पाता। पाक सुगेन ने फिर अपनी नजर अपने सबऑर्डिनेट पर डाली। वो लेफ्टिनेंट जिसे उसने खुद ट्रेन किया था अब एक बिल्कुल अजनबी आदमी को बचाने की कोशिश कर रहा था, चाहे उसके लिए पूरा ऑपरेशन ही क्यों न छोड़ना पड़े। वो सालों से इस लेफ्टिनेंट के साथ काम कर चुकी थी। वो कभी भी बेवकूफ नहीं था, बल्कि तेज और शांत दिमाग का था। अगर वो अननोन हंटर के लिए इतनी जिद कर रहा था तो इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता था, वो आदमी हद से ज्यादा ताकतवर था। लेफ्टिनेंट ने पाक सुजीन की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की और चुपचाप सर झुका लिया। काफी देर सोचने के बाद पाक सुजीन ने आखिरकार कॉम्प्रोमाइज किया। वो मोटा आदमी को ऑफेंड नहीं कर सकती थी, पर लेफ्टिनेंट को एक मौका देना जरूरी था। धीरे धीरे बोली, शांत टोन में, मुझे लगता है तुम्हारा इरादा हमारे प्लान में इंटरफियर करने का नहीं था। तुम्हारे एक्शंस के पीछे जरूर कोई वजह होगी, तो मैं तुम्हें एक चांस देती हूँ अपने पॉइंट को समझाने का, वरना ऑपरेशन जैसे डिसाइड हुआ है वैसे ही चलेगा और मैं तुम्हें पर्सनली मिलिट्री ट्राइब्यूनल भेजूंगी। ये स्टेटमेंट दोनों तरफ का बैलेंस बनाता था। एक तरफ मौका दिया जा रहा था और दूसरी तरफ पावरफुल लोगों को ऑफेंड नहीं किया जा रहा था। फिर भी लेफ्टिनेंट पूरे तरह से हैरान था। उसके पास सिर्फ कुछ ही मिनट के लिए एक्वेंटेंस था और कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं था दिखाने को। अगर वो मिलिट्री कोर्ट जाता, आउटकम इनएविटेबल होता। जो भी पावर्स डिसाइड करते वो सच बन जाता। पाक सुजीन ने अपना सर हैंग टैंग की तरफ घुमाया। ये रेजोल्यूशन तुम्हें सेटिस्फाई करेगा ना? पहले उसका एक्सप्लेनेशन सुनो। हुआंग टैंग का चेहरा तुरंत डार्क हो गया। अंदर से गुस्सा था पर पाक सुजीन का सामना करने की हिम्मत नहीं। वो सारी फ्रस्ट्रेशन लेफ्टिनेंट पर निकाल रहा था। लेफ्टिनेंट ली हांजुन, अभी मुझे ऐसी रीजन दो जो मैं एक्सेप्ट कर सकूं, वरना पाक सुजीन और मैं तुम्हें सीधा मिलिट्री कोर्ट भेज देंगे। ये सुनकर लेफ्टिनेंट समझ गया कि कोई रास्ता नहीं है। दांत कस के उसने फाइनली सब कुछ बता दिया जो उसने देखा था। वो आदमी ने एक सिंगल स्ट्राइक में लेवल 45 जुवेनाइल क्रैकन को मार दिया। ये रिपोर्ट सुनते ही पाक सुजीन की आंखों में शॉक आ गया। ये क्लेम बहुत ही आउटरेजियस था। अगर सच है जो लेफ्टिनेंट कह रहा है तो वो आदमी ए रैंक हंटर से भी ज्यादा स्ट्रांग था। क्या वो मिलिट्री एस रैंक हंटर हो सकता है? अगर सच में वो मिलिट्री का हिस्सा था तो उनके पास उसे बचाने के अलावा कोई चॉइस नहीं होती। लेकिन पाक सुजीन और आगे बढ़ने ही वाली थी कि हैंग टैंग ने बीच में कट कर दिया। ये इम्पॉसिबल है। सभी एस रैंक पर्सनल अभी एक्टिव मिशंस पर हैं और बीजेड ने कोई करस्पॉन्डिंग सिग्नल कंफर्म नहीं किया। शायद वो बस रोग हंटर है। पाक सुजीन शुक हुई, फिर भी रैशनल बनी रही। उसने पूछा, फिर तुमने उसका लेवल क्यों नहीं जाना? तुम्हारे पास इनसाइड टाइप एबिलिटी नहीं है, ये मैच नहीं करता। लेफ्टिनेंट चुप हो गया। उसने खुद भी समझा नहीं कि क्या हुआ। सिर्फ इतना पता था कि स्किल एक्टिवेट करने के बाद उसने चॉय लू डाओ का लेवल रीड नहीं कर पाया। सिर्फ इतना नहीं, उसकी लाइफ का एक हिस्सा भी वेस्ट हो गया और सबसे इंपॉर्टेंट, उसको बैकलैश मिला। ऐसा पहली बार हुआ। पाक सुजीन बिल्कुल स्टंट थी। उन्होंने देखा था कि लेफ्टिनेंट पहले पावरफुल हंटर्स को इंस्पेक्ट कर चुका था। जब मुश्किल होता तब भी वो पार्शियल डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेता था।
लेकिन इस बार एक भी फ्रैगमेंट नहीं मिला। इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता था कि उनके बीच का गैप इमेजरेबल था। लेफ्टिनेंट ने फिर से कहा, टोन फर्म। वो आदमी इंसेनली स्ट्रांग है। अगर मैंने कॉन्शियसनेस लूज न की होती इंस्पेक्शन के वक्त, मैं उसे बॉम्बिंग जोन में एंटर करने ही नहीं देता। इस बार हैंग डाइंग भी शांत नहीं रह पाया। अगर तुमने उसका डेटा नहीं पढ़ा तो उसका लेवल कम से कम इतना ही होगा। पूरा कमांड सेंटर बिल्कुल साइलेंट था। पिन ड्रॉप होने पर भी आवाज सुनाई देती। ये एब्सर्ड कंक्लूजन प्रोसेस करने में सबको टाइम चाहिए था। वांग डाइंग के फिंगर्स रेस्टलेस होकर चेयर पर टैप कर रहे थे। ऐसी सिचुएशन बहुत रेयर होती है। थोड़ी देर के बाद उसने डिसीजन लिया। मैं एक्नॉलेज करता हूं कि हंटर स्ट्रांग है, लेकिन बस इतना रीजन ऑपरेशन रोकने के लिए काफी नहीं है। जैसे ही उसके शब्द खत्म हुए, एक और फिगर आगे बढ़ा। ईस्टर्न कमांडर कोई युंग हो, लेवल 44, मेज क्लास स्पेशलिस्ट। उसने एग्रीमेंट में सर हिलाया। हम अपना मिलिट्री ड्यूटी अनसर्टनिटी की वजह से नहीं छोड़ सकते। ये ऑपरेशन 4 अलग अलग लीजन्स और हजारों सोल्जर्स इन्वॉल्व करता है। पूरा बॉम्बिंग जोन और बफर जोन सील करने के लिए काफी मैन पावर है। ओरिजिनल प्लान सिंपल था। बम्बार्डमेंट के बाद रेजिडेंशियल सेक्टर में स्टेशन ट्रूप्स स्कैटर्ड रेमिनेंट्स क्लियर करेंगे, लेकिन अगर इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट जारी होता, मॉन्स्टर्स भी रिएक्ट करते। सभी मॉन्स्टर्स एक ही लोकेशन पर कन्वर्ज करते। अगर ऐसा होता तो पूरा रीजन कोलैप्स कर जाता। ये हजारों सोल्जर्स की जान थी। एक हंटर की लाइफ के लिए ट्रेड नहीं हो सकती थी। ये डिसीजन वो नहीं ले सकते थे। उसके चेहरे पर थोड़ी सी सैडनेस दिख रही थी जब वो बोला, चाहे वो एस रैंक हंटर हो, हम वो रिस्क नहीं ले सकते। मैं सच में सॉरी हूं। ये कंक्लूजन सुन के लेफ्टिनेंट ली हैन जून का दिल धड़कने लगा। वो एक्सेप्शनल हंटर बॉम्बिंग जोन में मरने का सोच भी नहीं सकता था, लेकिन फाइनल अथॉरिटी ऊपर वालों के पास थी। अब बस वर्डिक्ट का वेट करना था। पाक सुजीन भी पेन में वही एक्सप्रेशन पहनी रही। होठ थोड़े खुले पर शब्द नहीं निकले। दोनों सीनियर कमांडर्स ने उसका स्टैंड रिजेक्ट कर दिया था। और पुश करना सिचुएशन और बिगाड़ता। आखिरकार पाक सुजीन ने लेफ्टिनेंट का रिक्वेस्ट डिनाई कर दिया। हम इतने लोगों की एफर्ट्स एक इंडिविजुअल के लिए सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। ये डिसीजन फाइनल है, नो ऑब्जेक्शन। जैसे ही उसके शब्द खत्म हुए, लेफ्टिनेंट के सामने वीडियो कॉल स्लोली डिस्कनेक्ट हो गई। चाहे वो कितना भी बुलाए, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उस वक्त टेंट के अंदर सब अपना सर झुका लेते। लेफ्टिनेंट कम्युनिकेटर इतना टाइटली पकड़ रहा था कि क्रीक कर रहा था। इवन बॉस डजंट अंडरस्टैंड देम। एक नियर बाय सोल्जर ने उसके शोल्डर पर हाथ रखा और सॉफ्टली बोला, लेफ्टिनेंट, आपने अपना सब कुछ कर दिया। खुद को ब्लेम मत करो। लेकिन ली हॉन जुन का दिल फ्रस्ट्रेशन से जल रहा था। उसे नफरत थी कि उसके पास इतनी कम अथॉरिटी है। नफरत थी कि उसने एक सच में पावर हाउस को पहचाना, लेकिन मदद करने का कोई तरीका नहीं था। पूरा नेशन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ वाले हंटर को खोने वाला था। उसका चेहरा रिलक्टेंस से भरा था, लेकिन ऊपर वालों ने डिसीजन दे दिया था और उसके पास उसके खिलाफ कुछ करने का हक नहीं था। तभी एक सोल्जर की आंखों में चिंगारी जैसी चमक आई। कुछ ही पल पहले उसने लेफ्टिनेंट की बेल्ट पर लटका हुआ की देखा था। बिना किसी हेजिटेशन के सोल्जर ने हाथ बढ़ाया और की छीन ली। लेफ्टिनेंट ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। तुम क्या कर रहे हो? मेरे की को क्यों लिया? उस पल सोल्जर का प्लान साफ हो गया। सीधा बॉम्बिंग जोन में घुसना और एस रैंक हंटर को वॉर्न करना। स्ट्राइक होने में अब सिर्फ 6 मिनट बचे थे। शायद, बस शायद, अब भी टाइम है। सोल्जर ने फास्ट मूव किया, कार का डोर खोला, इंजन इग्नाइट किया और साइलेंटली दुआ की कि वो टाइम पर पहुंच जाए। लेफ्टिनेंट फ्यूरियस था। ये रेकलेस ब्रैट, तुम्हें भी कोर्ट मार्शल में खत्म होना है क्या? वापस आ जाओ। अगर कोई जा रहा है तो वो मैं हूं। लेकिन सोल्जर ने नहीं सुना। उसने एक्सेलरेटर दबाया और व्हीकल तेज स्पीड से आगे निकल गई। दूसरे सोल्जर ने पैनिक में कहा, लेफ्टिनेंट, ऑर्डर दो उसे वापस ले आने का। अगर ऐसे चला तो वो कभी वापस नहीं आएगा। लेफ्टिनेंट ने सिर्फ अपना कैप और नीचे खींचा और कुछ नहीं कहा। अगर वो जाने के लिए रिजॉल्व है तो जाने दो। अगर वो नहीं गया तो मैं खुद जाता हूं। अब बस इतना कर सकते हैं कि प्रे करें कि उसका डिसीजन किसी की जान पे बिट्रे ना करे। जिंदा वापस आ जाओ तुम पागल। वही समय सोल्जर फुल स्पीड से रेस कर रहा था। बॉम्बिंग स्टार्ट होने से 5 मिनट भी नहीं बचे थे। अकेला ड्राइव करना शायद काफी ना हो। यंग एनसीओ को नहीं पता था कि उसका ये एक्शन आज दुनिया को बदल देगा। जो आदमी वो बचाने जा रहा है वो आगे चलकर ह्यूमैनिटी की लास्ट होप बनेगा। सोल्जर डेस्परेटली सर्च कर रहा था किसी भी साइन के लिए चॉय लुआ दाओ का। दिल धड़क रहा था। सोच रहा था कि वो कहाँ गया होगा। चॉय लुआ दाओ ने ईस्टर्न रूट लिया था, सबसे फास्ट पाथ। एन एक्सेलरेटर फुल डाउन था, लेकिन अगर भी वो चॉय लुआ डाओ को रास्ते में नहीं ढूंढ पाया, इसका मतलब सिर्फ एक हो सकता था। आदमी कार से भी तेज मूव कर रहा था। व्हीकल जल्द ही सादन जोन के आउटस्कर्ट्स पे पहुंच गई। सोल्जर ने लाउडस्पीकर ऑन करने का सोचा। चॉय लुआ शायद सुन लेगा, लेकिन उसके हाथ नहीं उठे। अगर लाउडस्पीकर एक्टिवेट होता, हर मॉन्स्टर तुरंत उस पर लॉक कर देता। एस्केप इम्पॉसिबल होता। जैसे ही वो हेजिटेट कर रहा था, प्रेशियस सेकंड स्लिप हो रहे थे। सिर्फ 2 मिनट बचे थे इनडिस्क्रिमिनेट अटैक के शुरू होने से। फाइनली यंग सोल्जर स्लोली लाउडस्पीकर के लिए हाथ बढ़ाया।
ठीक है, मेरा लाइफ तो कुछ भी नहीं। अगर मैं उस हंटर को बचा सकता हूं तो वो जीवन से भी ज्यादा वैल्यूएबल है। अगला पल उसने हेजिटेशन छोड़ दिया, लाउडस्पीकर टाइटली पकड़ा और माउथ के पास उठाया। बोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वर्ड्स निकलने लगे आवाज अनकंट्रोलेबली ट्रेम्बल करने लगी। चाहे कितना भी ट्राई किया, कुछ नहीं निकल रहा था। कुछ सेकंड्स ऐसे ही बीत गए। व्हीकल अब भी आगे रेस कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो मिलिट्री के लिए डिसग्रेस है। मौत से इतना डरना, क्या वो यूनिफॉर्म पहनने के लायक है? लेकिन क्या वो सच में कावर्ड था? अगर वो सच में मौत से डरता तो पहली जगह यहां नहीं आता। डीप ब्रेथ ली, सारी स्ट्रेंथ गैदर की और चिल्लाया, मिस्टीरियस हंटर, मैं वो सोल्जर हूं जिसे आपने पहले बचाया था। पता नहीं आप यहां हैं या नहीं, और पता नहीं ये मैसेज आप तक पहुंचेगा भी या नहीं, पर अगर सुन सकते हो तुरंत यहां से छोड़ दो। ये पूरा एरिया अभी बॉम्ब होने वाला है। हमारे कमांडर पुराना प्लान रोक नहीं पाए तो मैं खुद आया हूं आपको वार्न करने। अगर रुकोगे तो ब्लास्ट में मर जाओगे। उसका वॉइस स्ट्रीट में एको कर रहा था, लाउडस्पीकर से बार बार रिपीट हो रहा था। चॉय लुआडाओ ने सुनते ही हॉल्ट लिया। तो ये है जो मुझे ढूंढ रहा है। उसने आसपास स्कैन किया, समझ आया, नो वंडर हंटर्स यहां नहीं है। ये जगह अभी बॉम्ब होने वाली है। चॉय लुआडाओ ने अपने फिंगर्स इतना टाइट अनक्लेंच किए कि क्रैक कर गए। ऑर्डिनरी मॉन्स्टर्स थ्रेट नहीं थे, पर एक्सट्रीम हीट उसका बॉडी विथस्टैंड कर पाएगा या नहीं ये श्योर नहीं था। एडवांस्ड वेपन्स के बारे में उसे बहुत कम पता था। अगर नेशन कॉन्फिडेंट है कि बॉम्ब्स मॉन्स्टर्स वाइप कर देंगे तो हो सकता है उसका बॉडी सर्वाइव ना करे। इवन अगर सर्वाइव भी हो गया तो सिवियर इंजरीज अनअवॉइडेबल थी। अगले इंस्टेंट चॉय लुआडाओ का फिगर फ्लिकर हुआ और वो साउंड के सोर्स की तरफ रश कर गया। वो यंग एनसीओ यहां सिर्फ वार्निंग देने के लिए आया था। मैं उसे यहां मरने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ यंग ऑफिसर ऑलमोस्ट टीयर्स के वर्ज पर था। वो सेंट्रल एरिया पहुंच गया, फिर भी चॉय लुआडाओ नहीं मिला। 4 मिनट 59 सेकंड बचे थे। मॉन्स्टर्स ऑलरेडी साउंड के सोर्स की तरफ सर्च कर रहे थे। 4 मिनट 59 सेकंड 32 सेकंड्स पर मॉन्स्टर्स सोल्जर के बिल्कुल सामने आ गए। उसका फेस टेरर से भरा हुआ था। बस हो गया, मेरी आवाज ने उन्हें अट्रैक्ट कर दिया। 4 मिनट 59 सेकंड 49 सेकंड्स पर उसने ब्रेक स्लैम किया। उसका दिमाग सिर्फ चॉय लुआडाओ पर था। हंटर अभी भी बाहर डेंजर जोन में था। अगर अब ड्राइव करके छोड़ दिया तो कोई और उसको वार्न नहीं कर पाएगा। जैसे ही वो ड्राइव कंटिन्यू करने वाला था और वार्निंग ब्रॉडकास्ट करने वाला था, एक मैसिव मॉन्स्टर ऊपर से ड्रॉप हुआ और सीधा उसके सामने क्रैश कर गया। सोल्जर कंप्लीटली फ्रोजन था, अनअवेयर कि चॉय लुआडाओ विंडो के पास नॉक कर रहा था। जैसे ही उसने स्नैप आउट किया और चॉय लुआडाओ को कामली स्टैंडिंग देखा, वो चीखा, थैंक हेवंस, तुम जिंदा हो। मिस्टीरियस हंटर अभी भी जिंदा है। चॉय लुआडाओ ने सोल्जर से पूछा, तुम्हारा मतलब क्या था पहले? क्या सच में ये एरिया बॉम्ब होने वाला था? लेकिन सोल्जर के पास अब जवाब देने का टाइम नहीं था। क्लॉक 16:59:59 पर था। अगले 1 सेकंड में बॉम्बिंग स्टार्ट होने वाली थी। शार्प बीप के साथ टाइम रोल ओवर हुआ 1700 आवर्स पर। बॉम्ब आसमान को चीरते हुए हेडक्वार्टर से सीधा बॉम्बिंग जोन की तरफ दौड़ पड़े। पल भर के अंदर ही उन्होंने मॉन्स्टर्स और आसपास के शहरी इलाकों पर बारिश की तरह गिरना शुरू कर दिया और पूरा इलाका आग के समुद्र में बदल गया। जैसे ही बॉम्ब इमारतों से टकराए, भयंकर झटकों ने पत्थर और लोहे के टुकड़े हर दिशा में उड़ा दिए। चो लुदाओ ने जमीन पर जोर से पैर मारा। अगले ही पल जमीन के अंदर से बड़े बड़े पत्थर के दीवार जैसे उभर आए। उड़ते हुए पत्थर और मलबा चो लुदाओ ने एक ही हाथ से तोड़ दिया। उसके पीछे खड़ी गाड़ी और सोल्जर बिल्कुल सुरक्षित रहे। इसी दौरान कमांड सेंटर पूरी घटना पर नजर रखे हुए था। एक्स जोन पर 5 अलग अलग दिशाओं से एक साथ बम्बार्डमेंट की गई थी। हमला पूरी तरह सफल माना जा रहा था। सबको लग रहा था कि अनेक मॉन्स्टर्स अब तक खत्म हो चुके होंगे। हुआंग टाई योंग गंभीर आवाज में बोला, ड्रोन्स डिप्लॉय करो, देखो कितने मॉन्स्टर्स खत्म हुए हैं और जो बचे हैं उनकी मूवमेंट क्या है। लेकिन जो देखने को मिला उसने सबको परेशान कर दिया। ड्रोन्स को कहीं भी जीवन के कोई निशान नहीं मिले। कमांड स्टाफ एक दूसरे को बेचैन नजरों से देखने लगे। मॉन्स्टर्स गए कहां? तभी मॉनिटरिंग कर रही महिला का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, मॉन्स्टर्स अभी भी बॉम्बिंग जोन के अंदर ही हैं और सबसे बुरा यह है कि ब्लास्ट के बिल्कुल बीच में खड़े कुछ मॉन्स्टर्स को जरा भी नुकसान नहीं हुआ। ये सुनकर कमांड ऑफिसर्स हिल कर रह गए। ये नामुमकिन है, हमारे वेपन्स फेल नहीं हो सकते। लेवल 50 से नीचे के मॉन्स्टर्स ऐसे हमले को झेल ही नहीं सकते। पार्क सुगेन शांत रहकर बोली, ड्रोन विजुअल्स दिखाओ, हमें खुद देखना होगा वहां क्या हो रहा है। ऑपरेटर ने तुरंत ड्रोन फीड मेन स्क्रीन पर डाल दी। सब बिना बोले स्क्रीन को घूरने लगे। कुछ ही पल बाद एक हैरान कर देने वाला मंजर सामने आया। हर मॉन्स्टर के इर्द गिर्द लाल रंग का एक प्रोटेक्टिव बैरियर था। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा बैरियर बना कैसे। आमतौर पर मॉन्स्टर्स के पास ऐसी एबिलिटीज होती ही नहीं।
तब सबकी नजर एक और चीज पर पड़ी। एक मॉन्स्टर के कंधे पर सफेद बालों वाला एक आदमी खड़ा था जिसने चादर ओढ़ रखी थी। सबको समझ आ गया, ये बैरियर शायद उसी आदमी की वजह से बना था। अगली ही सेकंड स्क्रीन काली पड़ गई। ड्रोन तबाह हो चुका था। कमांड सेंटर ने तुरंत दूसरा ड्रोन भेजा, लेकिन जैसे ही वो मॉन्स्टर्स के ऊपर के इलाके में पहुंचा, उसे भी लॉक कर लिया गया। कुछ ही सेकंड में दूसरे ड्रोन का सिग्नल भी कट गया। आखिरी तस्वीर में एक मॉन्स्टर ने बस एक हाथ से ड्रोन को कुचल दिया। अब कमांड सेंटर का एक्स जोन से पूरी तरह संपर्क टूट चुका था। सारे ड्रोन्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। पार्क सुगेन का चेहरा सख्त हो गया। ये ऑपरेशन अलग होना चाहिए था, लेकिन अभी जो हुआ वो क्या था? उसके मन में एक खतरनाक ख्याल आया। क्या मॉन्स्टर्स इतने समझदार हो गए हैं कि ड्रोन्स को पहचान कर उन्हें निशाना बना रहे हैं? ये सोच सीनियर कमांडर के लिए झटके जैसी थी। अगर ये सच था तो हालात हाथ से निकलने वाली थी। उसने तुरंत ऑर्डर दिया, रेजिडेंशियल जोन से इवैक्यूएशन शुरू करो, सारी ट्रूप्स तुरंत पीछे हट जाएं। साथ ही पार्क सुगेन ने भी कमांड दिया, सारी यूनिट्स पीछे हटो और शहर की दीवारों पर पोजीशन लो। ये आखिरी लाइन है, मॉन्स्टर्स को एक्स जोन से बाहर नहीं आने देना। लेकिन रिसीवर से आई अगला रिपोर्ट सुनते ही सब जम गए। मॉन्स्टर्स सिविलियंस पर हमला नहीं कर रहे, वो B2 जोन की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे वहां कुछ उन्हें खींच रहा हो। पार्क सुगेन तुरंत समझ गई, ये वही दिशा थी जहां वो रहस्यमय आदमी गया था। लेकिन मॉन्स्टर्स भी उधर क्यों जा रहे थे? उसने तुरंत ऑर्डर दिया, B2 जोन में बचे हुए सारे ड्रोन्स भेजो, हमें जानना है मॉन्स्टर्स को कौन रोक रहा है। इस वक्त B2 जोन पर बम्बार्डमेंट बंद हो चुकी थी, लेकिन पूरा इलाका मलबे में बदल चुका था। ब्लास्ट रुकने के बाद ही सोल्जर ने गाड़ी से बाहर निकलने की हिम्मत की। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो जिंदा बचा है। वो जैसे ही चोल उदाव से कुछ कहने वाला था, उसने देखा कि वो आदमी सीधा आगे देख रहा है, पूरी तरह अलर्ट। चोल उदाव ने उसकी तरफ देखकर कहा, अभी यहां से निकल जाओ, अगर तुम जिंदा हो तो मॉन्स्टर्स भी जिंदा हैं और वो इधर ही आ रहे हैं। तभी चोल उदाव की आंखों में चमक आई। उसने आने वाले हमले को देख लिया। अटैक सोल्जर को लगने ही वाला था कि चोल उदाव ने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। दोबारा देखा तो पता चला कि वो एक मिलिट्री ड्रोन था। सोल्जर पूरी तरह से स्टन हो गया। मॉन्स्टर्स ड्रोन्स पर हमला कर रहे थे, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। चोल उदाव ने उसे कहा, इतना हैरान मत हो, इससे भी बड़ा झटका आने वाला है। आगे देखा तो उन्होंने देखा कि सैकड़ों मॉन्स्टर्स शांत पर खतरनाक पेस में उनकी तरफ बढ़ रहे थे। सोल्जर का दिल डूब गया। ये क्या हो रहा था? मॉन्स्टर्स कभी ऐसे इकट्ठा नहीं होते थे, और सबसे बुरा उनके लेवल्स। हर मॉन्स्टर लेवल 50 का था, बीच बीच में कई लेवल 60 के भी थे। उनका लीडर लेवल 90 तक पहुंच चुका था। ये देखते ही सोल्जर टूट गया। वो जमीन पर गिर पड़ा। सब खत्म हो गया, हम जिंदा बाहर नहीं निकल सकते। चोल उदाव ने ठंडी आवाज में कहा, इतनी आसानी से हार मत मानो। अगर बॉम्बिंग उन्हें मार नहीं पाई तो मेरे पास अभी और तरीके हैं। उसकी आंखों में खूनी चमक थी। और मेरा तरीका बॉम्बिंग से काफी सिंपल है, हर एक मॉन्स्टर को मार देना। इतना कहकर चोल उदाव सीधा आगे कूद पड़ा और सोल्जर को हुक्म दिया, जीप के अंदर छुप जाओ। जहां भी उसका फिगर गुजरा, मॉन्स्टर्स पैर के नीचे कुचल दिए गए। एक ही कदम में मौत के घाट उतर गए। उसका असली निशाना था सबसे हाई लेवल मॉन्स्टर, जिसके कंधे पर एक इंसान का सिलवेट खड़ा लग रहा था। जैसे ही चॉय लू दाव करीब गया, एक मॉन्स्टर ने उसका रास्ता रोक दिया और एक भारी लोहे का हथौड़ा घुमाया। अपनी हिम्मत पर यकीन रखते हुए हथौड़ा चॉय लू दाव के नंगे हाथ से रुक गया। चॉय लुआ के होठों पर एक छुपा हुआ मुस्कान थी। क्या सच में ऐसी हमला मुझे चोट पहुंचाने वाली थी? कितना हंसी का मामला है। अगला पल था, लेवल 60 का मॉन्स्टर हवा में उछल गया। चूदाओं ने हाथ नीचे घुमाया और मॉन्स्टर को सीधा जमीन पर कुचल दिया। रुकने का सवाल ही नहीं, वो मॉन्स्टर के कंधे पर खड़े फिगर की तरफ तेज बढ़ा। उसकी मौजूदगी इतनी प्रभावशाली थी कि आसपास का माहौल दब गया। मॉन्स्टर ने शील्ड उठाया, टक्कर के लिए तैयार हो गया, लेकिन चॉय लू दाव की आंखों में ये डिफेंस बेकार था। धीरे धीरे उसने अपनी मुक्का उठाया, शक्ति इकट्ठा करते हुए एक भयंकर झटके के साथ लेवल 60 के मॉन्स्टर का सिर टूट गया। एक ही मुक्के से उसका सिर फट गया। खून और मांस हवा में उड़ा और चॉय लुआ सीधा फिगर के सामने खड़ा था। जब उसने आदमी को करीब से देखा, उसका चेहरा बदल गया। कोई और नहीं था। अगर उसने अपनी आंखों से ना देखा होता तो शायद उस आदमी की मौजूदगी कभी पहचानी ही नहीं जाती। पहली बार चॉय लू दाव को असली प्रेशर का एहसास हुआ। ये अपोनेंट मॉन्स्टर्स से बिल्कुल अलग लेवल का था। आदमी ने शांत क्रिस्प आवाज में कहा, मैं इंतजार कर रहा था तुम्हारा। अगला पल था, मॉन्स्टर का टूटा हुआ सिर फिर से रीजेनरेट होने लगा। कुछ ही सेकंड्स में वो अपनी असली हालत में लौट गया, जैसे कि झटका कुछ भी नहीं था। और भी शॉकिंग बात, मॉन्स्टर बोला, चोर वापस करो जो मेरा है। चॉय लू दाव हैरान हो गया, क्या मैंने कभी तुमसे कुछ छिपाया या चुराया? आदमी ने एक धीरे भूतिया हंस के साथ जवाब दिया। क्रिम्सन एनर्जी उसके हाथ में फूट रही थी। उसने डिक्लेयर किया, मेरी चीज चुराओगे तो सिर्फ मौत के साथ ही बदला हो सकता है। अगला पल था, चॉय लू दाव के पीछे काले ब्लेड्स बन गए। वेपन समनिंग।
बिल्कुल आदमी की एबिलिटी थी। चॉय लूदाओ ने एक तीखे क्रैश के साथ एक वेपन नंगे हाथ से कुचल दिया। ये मुझे छूते भी नहीं, तुम मेरी डिफेंसेस तोड़ नहीं सकते। उसकी नजर सीधी आदमी पर थी। अगर यही सब कुछ है तो तुम मारे जाओगे। उसने उंगली से पॉइंट किया, अपनी क्लोक उतारो, मुझे दिखाओ तुम कौन हो। तभी मैसिव मॉन्स्टर भारी हाथ से उस पर हमला किया। उसका भारी हाथ चॉय लोदा के कंधे पर गिरा, ब्रूट फोर्स से कुचलने की कोशिश की। साथ ही एक और ड्रोन आसमान में हॉवर कर रहा था, हर पल कैप्चर कर रहा था। आदमी ने उस पर आंख डालकर थोड़ी सी नजर डाली। इंसान का सर्वेलेंस डिवाइस, मेरा ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, क्या तुम हो? जब हाथ गिरा, चॉय लुआ ने एफर्टलेसली उसे होल्ड किया। इस फोर्स का यूज करके वो सीधा आदमी की तरफ लंच किया। अगर तुम सच में मुझे मारना चाहते हो तो और कोशिश करो, नहीं तो तुम्हारे लिए कोई चांस नहीं। क्लोक वाला आदमी चॉय लुदाओ के अटैक को बिल्कुल इग्नोर कर रहा था। चॉय लुदाओ के अंदर एक छुपी मुस्कान थी। 500 साल अब इसमें सरवाइव करके और सबसे स्ट्रांग बनकर पहले दिन ही उस पर नजर गिरा दी गई। अगला पल था, जैसे ही उसने सोचा कि अटैक लग जाएगा, आदमी गायब हो गया, धुआं बन गया और जैसे ही डिसअपियर हुआ, वेपन सीधा मॉन्स्टर के कंधे में घुस गया। ये देख चॉय लुदाओ हैरान हो गया, ये आदमी इतनी आसानी से कैसे गायब हो गया। कुछ ही पल बाद आदमी का फिगर धीरे धीरे मॉन्स्टर के पांव के पास नजर आया और वो आदमी इतने लोली ह्यूमंस के सामने था। घृणा है, उसने ठंडी आवाज में कहा। क्लोक वाला आदमी हाथ उठाता है, हवा उसके पाम के आसपास घूमती है। ये साफ था कि वो मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर रहा था, ड्रोन्स को तोड़ने और बचे हुए ह्यूमंस को एलिमिनेट करने के ऑर्डर्स दे रहा था। इसी वक्त एक और बिल्डिंग में एक आदमी ड्रोन रिमोटली चला रहा था, बैटल को ऑब्जर्व कर रहा था। कुछ ही देर बाद ड्रोन फीड डार्क हो गया, ड्रोन डिस्ट्रॉय हो चुका था। शुक्र है क्रूशल फुटेज पहले ही रिकॉर्ड हो गई थी। फुटेज में उसने क्लियरली ची लुदाओ को देखा। इंस्टिंक्टिवली उसने समझा कि शायद यही आदमी मॉन्स्टर्स के डायरेक्शन बदलने का रीजन है। उसकी आंखों में शॉक था। क्या ये वही हंटर है जिसने एक मॉन्स्टर का सामना अकेले किया था? उसके स्टांस ही ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ दिखा रहे थे। जैसे ही वो कमांडर को रिपोर्ट करने वाला था, मॉन्स्टर का हाथ साइलेंटली उसके पीछे आ गया। स्ट्रेंजली मॉन्स्टर ने अटैक नहीं किया, बल्कि हाथ एक दरवाजा बंद कर दिया, क्लियरली ट्रैप सेट कर रहा था। सोल्जर फ्रीज हो गया, पैनिक उसके दिमाग में फैल गया। इसी वक्त चॉय लुआ ने अपना सिर घुमाया और देखा कई ऑक्टोपस मॉन्स्टर्स बिल्डिंग पर चढ़ रहे हैं। क्लोक वाला आदमी जोर से हंसा, मेरे सर्वेंट्स, सबको मार दो। चॉय लुआ को सोल्जर की बात याद आई। अगर इतना पावरफुल हंटर सच में एग्जिस्ट करता है तो अनेक जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। इसलिए सोल्जर ने अपनी जान रिस्क में डालकर वार्निंग दी, दूसरों को बचाने का चांस दिया। सोल्जर की गाड़ी डेब्री से फंस गई थी, मूव नहीं कर पा रही थी। चॉय डाओ ने अपनी डिसीजन ले ली। अगले पल वो ऊपर से नीचे कूद पड़ा। दुश्मन को हंट करने के लिए लीडर को पहले गिरना जरूरी था, तभी दुश्मन इनोसेंट लोगों को मारने की एबिलिटी खोता। पल भर में चॉय लुआ नीचे लैंड किया। जितनी जिंदगियां बचानी थीं, उसको एनिमीज जल्दी एलिमिनेट करने थे। साथ ही जायंट मॉन्स्टर ने अपना अटैक चूदाओ की तरफ लॉन्च किया। चूदाओ तुरंत पीछे हट गया, स्ट्राइक से बच गया। लेकिन कुछ अजीब लग रहा था। क्लोक वाले आदमी के साथ मर्ज करने के बाद मॉन्स्टर का ऑफेंसिव पावर क्लियरली बढ़ गया था। चॉय दाओ का क्लोन मॉन्स्टर को रोक रहा था और मिस्टीरियस आदमी ने सीधा ओपनिंग पकड़कर अटैक किया। फिगर को क्लोज आते देख चॉय लुआ शांत था। तुम सच में परसिस्टेंट हो? क्या मेरी जिंदगी इतनी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए? तभी उसने देखा कुछ डीपली अनसेटलिंग। उस आदमी का फिगर जो उसके सामने था, बिल्कुल उस जैसा लग रहा था। टाइम नहीं था सोचने का। आदमी इंस्टेंटली ब्लैक लॉन्ग सोर्ड समन करता है। ये बुरा खबर था। ब्लेड में ओवरवेलमिंगली वायलेंट एनर्जी थी। क्लोक वाला आदमी तब बोला, मैं तुम्हें मार दूंगा, अबिस का क्रीचर, और जो मेरा था सब वापस ले लूंगा। बिना हेजिटेशन के सोर्ड को आगे थ्रस्ट किया, लेकिन चॉय लुदाओ ऑलरेडी अटैक पाथ पड़ चुका था। जैसे ही सोर्ड आई, उसने मुक्का मार दिया। एक तीखे क्रैश की आवाज आई। फिस्ट आदमी के रिस्ट को टच करते ही इंपैक्ट ने उसे सोर्ड ड्रॉप करने पर मजबूर कर दिया। एक ही पल में चॉय लुदाओ ने लेफ्ट हैंड से वेपन पकड़कर तुरंत स्लैश किया। डॉज करना मुश्किल था। पैनिक फाइनली आदमी के चेहरे पर चमका। भारी थॉक से सोर्ड स्विंग हुआ, लेकिन कुछ भी पियर्स नहीं हुआ। स्ट्राइक मिस हो गया। एबिलिटी बिजार की। बॉडी पार्शियली नलिफाई हो सकती थी, जो चॉय लुआ ने कभी एनकाउंटर नहीं किया। उसने तेजी से सोर्ड की एनर्जी एग्जामिन की। किसी वजह से ये फेमिलियर लग रहा था। दूसरी बार चेक करते ही कंफर्म हो गया, इस ब्लेड के अंदर एबिसल पावर थी। ये जानकर चो लऊ डाओ खुद हैरान हो गया, लेकिन उससे ज्यादा उसे एक्साइटमेंट हुई। अर्थ पर ऐसी एनर्जी मिलना अनएक्सपेक्टेड था और ये वेपन अपने आप में एक वैल्यूएबल प्राइस था। क्लोक वाला आदमी गुस्से से दहाड़ उठा, तुम बस दूसरों के वेपन्स चुराना ही जानते हो क्या? उसने अपने पंजों जैसे हाथ को कैजुअली झटका दिया। चो लऊ डाओ के हाथ में पकड़ी तलवार पल भर में राख बन गई। ये भी एबिसल पावर का ही एक यूज था, जिसका पोटेंशियल अभी पूरी तरह समझा भी नहीं गया था। चॉय लुआ तुरंत समझ गया कि अगर
फाइट यहीं चलती रही तो सिचुएशन और खराब होती जाएगी। सबसे पहले उसे सोल्जर को सेफ जगह पहुंचाना था। उसने सोल्जर से पूछा कि क्या उसे हाइट से डर लगता है। सोल्जर ने मना कर दिया। ये सुनते ही चॉय लुडाओ ने पूरी गाड़ी उठा ली और उसे टाइटली पकड़ने को कहा। राइड रफ होने वाली थी क्योंकि वो उसे सीधा हेडक्वार्टर्स की तरफ भेजने वाला था। क्लोक वाला आदमी घमंड से हंस पड़ा। बेवकूफ, मैंने तुम्हारी कमजोरी पकड़ ली है। तुम इसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो मैं इसे पहले मारूंगा। उसके हाथ में मैसिव एबिसल पावर इकट्ठा होने लगी। स्ट्रांग लोग वीक को बचाने के लिए नहीं होते, वो सिर्फ सबसे स्ट्रांग बनने के लिए होते हैं। जैसे ही उसका हाथ नीचे आया, चोलुआ के पीछे एक भयंकर ब्लैक अटैक बन गया। चोलहू डाओ तुरंत समझ गया कि भागने का कोई फायदा नहीं था। ब्लैक स्फीयर उसे चेज करता ही रहता। उसने धीरे से गाड़ी वापस जमीन पर रख दी। ऐसा है तो पहले तुम्हें ही तोड़ देता हूं। अगला पल आया और चोलुआ हवा में उछल गया। ब्लैक स्फीयर को तोड़ने का प्लान था, फिर सोल्जर को ले जाने का। उसकी सारी पावर राइट फिस्ट में इकट्ठा हो गई। उसने ब्लैक स्फीयर पर सीधा पंच मारा, लेकिन कोई रेजिस्टेंस महसूस ही नहीं हुई। गौर से देखने पर समझ आया कि असली स्फीयर ब्लैक मिस्ट के पीछे छुपा हुआ था। तभी नीचे से सोल्जर की चीख सुनाई दी। चोलऊ डाओ का दिल डूब गया। ये एक क्लासिक ट्रैप था। वो एक साथ सब कुछ संभाल नहीं पा रहा था और क्लोक वाले ने ऑलरेडी गाड़ी पर कंट्रोल ले लिया था। चोलऊ डाओ जोर से चिल्लाया, गाड़ी से कूद जाओ, हड्डी टूट भी जाए तो ठीक है, अंदर फंसकर मरने से बेहतर है। उसे ये नहीं पता था कि ब्लैक वाइन्स पहले ही गाड़ी के अंदर भर चुकी थी। क्लोक वाले की आवाज सोल्जर के कान में गूंज उठी, डरो मत छोटे बकरे, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। अगला पल चोलऊ डाओ के लिए शुद्ध गुस्से से भरा हुआ था। जो ब्लैक वाइन्स पहले नरम थीं, वो अचानक तेज स्पाइक्स बन गईं और सीधा गाड़ी को छेद दिया। सोल्जर का अंजाम वहीं सील हो गया। चोलुआ रैकेज की तरफ भागा, उम्मीद में कि शायद सोल्जर जिंदा हो। क्लोक वाला आदमी खुशी से चमक रहा था। अब गुस्सा आ रहा है? इतना मत भड़को। तुम जितना गुस्सा होते हो मुझे उतनी खुशी होती है। एक तेज क्रैक के साथ चोलुआ ने स्पाइक्स को नंगे हाथ से तोड़ दिया। सोल्जर का शरीर हवा में लटक रहा था। क्लोक वाला हंसा, अच्छी तरह देखो, इसका शरीर अभी भी हिल रहा है। ये एक घटिया एबिलिटी थी, निक्रोमैंसी, जिसमें लाश को जबरदस्ती कंट्रोल किया जाता है। जीत का मजा लेते हुए क्लोक वाला जोर से बोला, मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं जब तुम जिनके लिए जीते हो सब तुम्हारे सामने मरेंगे। ये एहसास लाजवाब होता है। उसे ये अंदाजा नहीं था कि वो एक एब्सोल्यूट लाइन क्रॉस कर चुका था। अब सिर्फ एक ही रूल था, या तो मारा जाएगा या मारेगा। चॉय लोडा धीरे बोला, आवाज बिल्कुल ठंडी थी, क्या तुम्हें दूसरों की इज्जत कुचलने में सच में मजा आता है? मुझे स्कूल के दिन याद आ गए जब मुझे बुली किया जाता था। चॉय लेओ डाओ के चेहरे पर गुस्सा देखकर आदमी और एक्साइटेड हो गया। अरे ऑब्वियस बातें मत बोलो, फन खराब हो जाता है। उसने अटैक लॉन्च कर दिया। उसके हाथ से अनेक तीखे पत्थर निकल कर आए। चॉय लोडाओ ने डॉज नहीं किया। उसने सब अटैक सीधा झेल लिए। वो जानता था ये लीथल नहीं थे। बाहर से वो शांत था, लेकिन अंदर उसका गुस्सा वॉल्केनो की तरह फट रहा था। अगला सेकंड आया और उसका फिगर गायब हो गया। जब वो वापस दिखा, जमीन पर मजबूत स्टांस में खड़ा था। तुम जैसे लोग इस दुनिया में रहने के लायक नहीं हो। उसने गहरी सांस ली और अपनी सारी पावर फिस्ट में भर दी। अगर हिम्मत है तो भागो मत, आखिरी सांस तक लड़ते हैं। लगभग तुरंत क्लोक वाला गाड़ी के पास से गायब हो गया। ऐसे अटैक को सिर्फ बेवकूफ ही टैंक करता। एक भयानक धमाके के साथ चोलऊ डाओ का पंच निकला। हवा तक फटती हुई महसूस हुई। शॉक वेव ने रास्ते के सारे स्पाइक्स मिटा दिए। उसकी आंखें दुश्मन पर टिकी थीं। दुआ करो मुझे दोबारा ओपनिंग न मिले, क्योंकि जब मिलेगी एक पंच में तुम्हारा सिर तोड़ दूंगा। उसने गिरते हुए सोल्जर के शरीर को पकड़ ली। सोल्जर मर चुका था, लेकिन चोलऊ डाओ उसे और बेइज्जती नहीं होने देना चाहता था। जमीन हिल गई, चारों तरफ मलबा उड़ा, फिर भी लाश अभी भी कंट्रोल में थी। गिल्ट चोलऊ डाओ के सीने पर बोझ बन गया। उसने इस जवान सोल्जर को इस नाइटमेयर में घसीट लिया था। उसने शरीर को वापस गाड़ी में रखा और धीरे से बोला, भाई मैं कसम खाता हूँ, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। फिर उसकी नजर क्लोक वाले पर जम गई। एक जान के बदले एक जान, खून का जवाब खून से। अगला पल आया और चॉय लऊ डाओ पूरी स्पीड से आगे फूटा। पल भर में दुश्मन के सामने आ गया। फिर भी उसका पंच लग नहीं पाया, जैसे आदमी का शरीर पूरी तरह छुआ ही नहीं जा सकता हो। क्लोक वाला अचानक उसके पीछे आ गया और हंसा, तुम एबिसल पावर को कंट्रोल भी नहीं कर पाते और मुझसे लड़ने आए हो? मरना चाहते हो क्या? चोलऊ डाओ ठंडी हंसी हंसा, तुम आखिरकार फंस ही गए। उसने घूमकर सीधा आदमी के चेहरे पर पंच मारा। चेहरा धस गया। क्लोक वाला उड़ता हुआ पीछे जा गिरा, जमीन पर भारी आवाज के साथ टकराया। चोलऊ डाओ ने हाथ से खून झटका, तुम मेरी लेवल के हो ही नहीं, मेरे सामने इतना घमंड क्यों? हार के करीब क्लोक वाले ने मॉन्स्टर्स को ऑर्डर दिया कि चो डाओ को रोके ताकि वो भाग सके। घबरा कर वो चिल्लाया, तुम मुझे चोट कैसे पहुंचा पाए? चोलऊ डाओ फिर से उसके सामने आ खड़ा हुआ, लोग बदलते हैं, आज तुम यहीं मरोगे मेरे भाई के लिए। असली डर उस वक्त पैदा हुआ। ऐसा दुश्मन जो इतनी तेजी से अडेप्ट करे, उसके सामने टिकना नामुमकिन था। वो मॉन्स्टर के कंधे पर चढ़ गया भागने के लिए। चोलऊ डाओ भी उतनी ही हाइट तक पहुंच गया। तुम मेरे भाई को मारकर भागना चाहते हो,
लेकिन क्लोक वाला और भी चालाक निकला। जैसे ही चोलू डाओ ऊपर गया, वो अचानक नीचे गिर गया। इस पल उसे एहसास हुआ, ये दुश्मन उसकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक था। चॉय लियोडा की आंखों में किलिंग इंटेंट चल रहा था। तुम मेरी पकड़ से बच सकते हो, लेकिन देखते हैं इसे कैसे डॉज करते हो। उसने अपनी मुट्ठी नीचे मारी और एक भयानक एनर्जी सर्ज रिलीज हुआ। इस बार उसने असली अबिसल पावर का यूज किया। आज तुम मरोगे। इस हमले से मॉन्स्टर का शरीर टुकड़ों में टूट गया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि टुकड़े दोबारा जुड़ने लगे। चॉय लुआ ने उसे अलाउ नहीं किया। उसने दोनों हाथों से फटे हुए जख्मों को पकड़ा और अबिसल पावर को सीधा बाहर खींच लिया। मॉन्स्टर उसे दहशत से देख रहा था। कैसे? तुमने ये कैसे किया? अबिसल पावर निकलते ही मॉन्स्टर का शरीर जल उठा और राख बन गया। चॉय लुडाओ नीचे उतर आया और चेस कंटिन्यू की। आज तुम बच नहीं सकते। कॉर्नर में फंस चुका क्लोक वाला आदमी अपना अल्टीमेट मूव निकाल लाया, शैडो कन्वर्जेंस। तुरंत आसपास के हर मॉन्स्टर से एबिसल पावर खींचकर उसके शरीर में आ गई। उसके बॉडी से भयानक ऑरा फूट गया। उसने आधी पावर सीधा चॉय लुआ की तरफ फेंकी। इम्पैक्ट इतना तेज था कि चॉय लुआ को आंखें सिकोड़नी पड़ गईं। उसी पल चॉय लुआ को लगा जैसे कोई फिगर उसकी आंखों के सामने फ्लैश हुआ हो। कुछ सेकंड्स बाद सब कुछ शांत हो गया। क्लोक वाला आदमी बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। चॉय लुडा वहीं खड़ा रह गया, डिसबिलीफ में। क्या इतनी भयानक एबिलिटी सिर्फ भागने के लिए यूज हुई थी? उसने अपने फटे हुए कपड़े उतार दिए और साइड में फेंक दिए। कपड़े बर्बाद हो गए, लेकिन उसके पेरेंट्स की फोटोज सेफ थीं। जब उसने व्हीकल खोला, सोल्जर का लाइफलेस बॉडी अंदर पड़ा था। नेक्रोमैंसी का इफेक्ट खत्म हो चुका था। चॉय लुडाओ ने सोल्जर के गले से पेंडेंट उतारा, फिर उसने एक ग्रेव खोदी और सोल्जर को दफना दिया। ये मौत उसके दिल पर भारी थी। कम से कम उसके लिए वो सोल्जर के बदले कुछ तो लाएगा। क्लोक वाले आदमी का ख्याल, जो बिल्कुल उसके जैसा दिखता था, फिर से गुस्सा भर गया। ये फाइट अभी खत्म नहीं हुई। इतनी सारी शैडोज अब्सॉर्ब करने के बाद वो आदमी कभी भी स्ट्राइक कर सकता था। तुम जिन्हें प्यार करते हो उन्हें मरते हुए देखूंगा, ये उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहे थे। उसे शेल्टर तक सबसे फास्ट पहुंचना था। एनिमी को पहले वहां पहुंचने नहीं देना था। एक पावरफुल पुश के साथ चॉय लुआ ने रुइंस छोड़ दिए। उसका शरीर बिजली की तरह आगे बढ़ा, सीधा शेल्टर नंबर 6 की तरफ। उसे पता भी नहीं था कि अभी जो कुछ हुआ। 15 मिनट बाद पार्क सुए ने साइट पर पहुंची और पूरे एरिया का फुल स्वीप ऑर्डर दिया। कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। ड्रोन फुटेज रिव्यू करते ही एक सोल्जर का चेहरा सफेद हो गया। फुटेज में एरिया के हर मॉन्स्टर को मार दिया गया था। ये देखकर एस रैंट हंटर पार्क सुजेन की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसने तुरंत टीम को ऑर्डर दिया कि ड्रोन डेटा एनालाइज करे। बैटलफील्ड पर इंटेंस कॉम्बैट के क्लियर साइंस थे। लिहोन जुन ने मेंशन किया हुआ मिस्टीरियस हंटर सिर्फ बम्बार्डमेंट से जिंदा नहीं बचा, बल्कि पूरा मॉन्स्टर नेस्ट भी वाइप कर चुका था। ये काम शायद एस रैंक हंटर्स भी ना कर पाए। तभी टीम ने और एक डिस्कवरी की। ग्राउंड पर एक ड्रोन बिल्कुल इंटैक्ट है। स्टोरेज यूनिट परफेक्ट कंडीशन में है। अभी डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एक सोल्जर ने रिपोर्ट दी। 1 मिनट बाद पार्क सुए ने खुद फुटेज देख रही थी। हर सेकंड को मिस किए बिना रिव्यू किया। उसने वार्निंग देने वाले सोल्जर को देखा और उसके पास सफेद बालों वाला आदमी भी था। वही मिस्टीरियस हंटर था। इस बीच सोल्जर्स मॉन्स्टर ड्रॉप्स कलेक्ट कर रहे थे। जल्दी ही एक सोल्जर को एक आइटम मिला जो पर्पल लाइट में ग्लो कर रहा था और बेसिक डेटा दिखा रहा था। एक व्हाइट वायल लेबल्ड स्पेशल एनर्जी पोशन, परमानेंटली पावर एनहांस करने वाली। उसके पास एक व्हाइट सॉर्ड भी थी जो अनआइडेंटिफाइड एंशिएंट वेपन कैटेगरी में थी। सबसे ज्यादा इंट्रीगिंग एक गोल्डन बॉक्स था जिसका डेटा रीड नहीं हो रहा था। जब सोल्जर ने आइटम्स उठाए, पीछे से आवाज आई, कुछ मिला? सोल्जर घबराकर आइटम सीने से लगाकर बोला कि उसे कुछ भी नहीं मिला। तभी एक फिगर ऊपर से नीचे गिरती है और हल्की एयरी हंसी छोड़ती है। सोल्जर डर के मारे फ्रीज हो गया। फिगर ने गोल्डन बॉक्स पर नजर डाली और स्मर्क किया। अगर मैं गलत नहीं हूं, ये स्ट्राइक लीडर से गिरा है। आइटम जिसका डेटा रीडेबल नहीं है वो एक्सट्रीमली रेयर होता है। उसके होठों पर हल्की सी स्माइल आई। यूनिट के आइटम्स खुद रखना क्राइम है, तुम जानते हो इसका मतलब? सोल्जर का दिल डूब गया। अगर रिपोर्ट हो गई तो सब खत्म। मजबूरी में सोल्जर ने प्रपोज किया, अगर तुम रिपोर्ट करोगे तुम्हें भी ये आइटम्स नहीं मिलेंगे। आदमी प्लीज्ड लगता है और उसकी नजर गोल्डन बॉक्स पर फिक्स हो गई। सोल्जर ने मना कर दिया, इम्पॉसिबल, इस बॉक्स से लेजेंडरी आइटम का चांस है, मैं इसे नहीं दे सकता। आदमी ने उसका कंधा पकड़ा, आवाज ठंडी हो गई, तुम्हारे पास चॉइस नहीं है, या तो मैं पहले पिक करूंगा या अभी रिपोर्ट कर दूंगा। गुस्से में सोल्जर को मानना ही पड़ा। जैसे ही आदमी ने गोल्डन बॉक्स पकड़ा, उसके चेहरे पर सिनिस्टर स्माइल आई। आखिरकार पपेट रेलिक। उधर लंबी स्प्रिंट के बाद फाइनली चॉय लुडाओ शेल्टर नंबर 6 पहुंच गया। एरिया स्कैन किया, कहीं भी रीसेंट मॉन्स्टर अटैक के साइंस नहीं थे। डिफेंस टाइट थी और हेवी वेपन्स रियर में डिप्लॉयड थे। आने जाने वाले लोग बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे, जो इस बात को कंफर्म कर रहा था कि शेल्टर को सच में पावरफुल लोग गार्ड कर रहे हैं। चो लुडाओ एंट्रेंस की तरफ बढ़ा, अंदर जाने की तैयारी करते हुए। चलते चलते उसके दिमाग में फिर से पहले वाले क्लोक पहने आदमी का ख्याल आया। उसने उस आदमी की प्रेजेंस का जरा सा भी एहसास नहीं किया था। ना कोई पावरफुल ऑरा, ना कोई किलिंग इंटेंट। फिर भी अगर यहाँ कोई प्रोटेक्शन नहीं होती तो ये जगह कब का डिस्ट्रॉय हो चुकी होती। तभी एक स्ट्रॉ हेड पहने आदमी ने सीधा उसके सामने आकर रास्ता रोक लिया। चो लुडाओ रुक गया, थोड़ा कंफ्यूज्ड, क्या ये आदमी देखकर नहीं चल सकता? लेकिन अगले ही पल उसे समझ आ गया कि ये
बंदा जानबूझकर उसके पास आया है। तुम्हारा ब्लड काफी डेंस है, आदमी बोला। तुम बाहर से आए हो, है ना? चोल उड़ाव शांत आवाज में बोला। हाँ, क्या चाहिए? मैं बिजी हूँ। आदमी जोर से हंस पड़ा। ऐसा है तो एक डील कर लेते हैं। उसने कैश का मोटा बंडल निकाला। मुझे बाहर की दुनिया के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए। चो लुआ ने सिर हिला दिया। ठीक है, जो मुझे पता होगा बता दूंगा। आदमी खुश होने ही वाला था कि चो लुआ ने आगे ऐड किया, पर उससे पहले मेरा एक सवाल है। तुम मुझे सर कह रहे हो और खुद को मंक बोलते हो, ये तो फेक लगता है। आदमी एक सेकंड के लिए जम गया, फिर जोर जोर से हंसने लगा। शार्प हो तुम, ये आउटफिट बस शौक है। चो लुडाओ ने उसकी आंखों की तरफ इशारा किया। और आंखों पर पट्टी, क्या ये भी शौक है? आदमी के चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट चमकी। ये बंदा काफी झंझट है, उसने सोचा। उसने आंखों की पट्टी हटा दी, पर आंखें बंद ही रखी। मुझे आंखों की प्रॉब्लम है, मैं उन्हें खोल नहीं सकता। पर यह बहाना चू डाओ को बिल्कुल भी फूल नहीं कर पाया। उसे क्लियरली महसूस हो रहा था कि उन बंद आंखों के पीछे भयानक पावर छुपी हुई है। ये आदमी दिखने से कहीं ज्यादा खतरनाक था और उसके पास अपनी स्ट्रेंथ छुपाने की वजह भी थी। इसका मतलब ये शेल्टर सच में वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग छुपा रहा था। चो लुडाओ ने इस बात को और नहीं खींचा और सीधा पूछ लिया, तुम्हें कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए? इस बार सवाल पूछने की बारी उस आदमी की थी। उसने बताया कि वो काफी टाइम से सिटी के अंदर ही है और बाहर क्या हो रहा है ये जानना चाहता है, खासकर सिटी वॉल्स के पास आर्म्ड ट्रूप्स इकट्ठा होने की बात। ये क्लियरली वॉर रेडी सिचुएशन लग रही थी। नॉर्मल सिविलियंस को इसका पता नहीं होगा, पर बाहर हुए एक्सप्लोजन्स ने उसका ध्यान खींच लिया था। सब सुनने के बाद चो लुडाओ थोड़ा रुक कर सोचा, ये आदमी दिखने से ज्यादा डेंजरस है, अभी अपनी स्ट्रेंथ छुपाना ही बेहतर होगा। वो जोर से हंस दिया। सच बोलूं तो मुझे भी ज्यादा नहीं पता, बस साउथ वेस्ट की तरफ से एक बड़ा एक्सप्लोजन सुना था। इतना डर गया कि हाथ से लेटर्स गिर गए और शर्ट को ही मैप बनाकर भागना पड़ा। आदमी बाहर से कैजुअल लगा, पर अंदर ही अंदर अलर्ट हो चुका था। ये बंदा भी अपनी पावर छुपा रहा है। फिर भी उसने पेमेंट दे दी। सिर्फ डायरेक्शन जान लेना ही काफी है, तुमने मेरी काफी मदद की। इतना कहकर वो अकेला ही उस वेग डायरेक्शन की तरफ चल दिया। उसके इरादे बिल्कुल क्लियर नहीं थे। चो लुडाओ को आइडिया भी नहीं था कि सिटी के अंदर कितने फाइटर्स ऐसे छुपे हुए हैं, इसलिए वो ज्यादा अटेंशन अट्रैक्ट नहीं कर सकता था। और सबसे बड़ी बात, इतना सस्पिशियस आदमी बिना रोक टोक यहाँ घूम रहा था। इसका मतलब यहाँ या तो बहुत पावरफुल लोग मौजूद हैं या फिर ह्यूमैनिटी किसी कॉमन एनिमी का सामना कर रही है। जल्दी ही रात हो गई। चो लुडाओ के क्लोथिंग स्टोर में घुसा और नई कपड़े खरीदे। मंक के पैसों से उसने एक ट्रेंच कोट ली। सरप्राइजिंगली वो उस पर परफेक्टली फिट आ रही थी। उसे अजीब सी फेमिलियरिटी महसूस हुई, जैसे किसी को याद कर रहा हो। एक आदमी, चोंग शुआ यू। पर अभी प्रायोरिटी पेरेंट्स को ढूंढना था। सिटी उसकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी निकली। अब लग रहा था कि सबसे पुराना तरीका ही काम करेगा, लोगों से पूछना और किस्मत पर छोड़ देना। उसने एक औरत के कंधे पर हल्का सा टैप किया। एक्सक्यूज मी, क्या आपने इस फोटो में दिख रहे कपल को देखा है? हैरानी से औरत का चेहरा पीला पड़ गया। वो घबराकर हाथ हिलाने लगी। बोली कि उसने कभी उन्हें नहीं देखा और जल्दी से वहां से भाग गई। चो लुडाओ बिल्कुल स्पीचलेस रह गया। रिएक्शन कुछ ज्यादा ही इंटेंस था, जैसे उसने कोई कर्स्ड चीज दिखा दी हो। तभी पीछे से एक आदमी गालियां देता हुआ आया। उसकी आवाज सबका ध्यान खींच रही थी। अचानक वो चो लुआ के बिल्कुल सामने रुक गया और स्नीर करते हुए बोला, क्या रात के टाइम लड़कियों को छेड़ रहा है? कितना पथेटिक है। एक पल में ही चो लुडाओ उसके बिल्कुल सामने आ गया। उसकी आंखें ठंडी और तीखी थीं। जुबान संभालकर आंखें मिलते ही उस आदमी के चेहरे पर पसीना आ गया। तुम लोकल नहीं लगते। उसने फोटो की तरफ इशारा करके हंसा। किस जमाने में जी रहा है? फोटो दिखा दिखाकर फ्लर्ट कर रहा है। चो लुआ ने फोटो ऊपर उठाई। क्या तुमने इन दोनों को देखा है? आदमी आंखें घुमाने लगा। हर किसी से फ्लर्ट करता है क्या? अचानक उसकी आवाज रुक गई। उसका चेहरा डर से भर गया। तुम्हारे पास इनकी फोटो कैसे है? वो घूर के चो लुआ को देखने लगा। तुम्हारा इनके साथ क्या रिश्ता है? चो लुडाओ का दिल जोर से धड़क उठा। आखिरकार एक लीड मिल ही गई थी। ये मेरे पेरेंट्स हैं, उसने तुरंत कहा। आदमी ने फोटो के बच्चे और चो लुआ के चेहरे को कंपेयर किया और भौवें चढ़ा ली। बिल्कुल भी एक जैसे नहीं लगते। गुस्से में वो स्लीव चढ़ाने लगा। मेरे साथ मजाक कर रहा है। तभी एक ट्रक जिसमें मॉन्स्टर्स भरे हुए थे सीधा रोड पर आ गया। ड्राइवर घबरा गया और ब्रेक्स मारा, पर चो लुआ बिल्कुल नहीं हिला। अगले सेकंड ट्रक सीधा उससे टकरा गया। फिर भी चो लुआ एक इंच भी नहीं हिला। आदमी शॉक में रह गया। क्या मैंने इंसान को मारा या भूत को? चो लुआ ने शांति से अपने कंधे से धूल झाड़ ली। सॉरी, तुम क्या कह रहे थे? दोबारा बोलना। उस आदमी का सारा घमंड गायब हो गया। वो तुरंत एक सीधा साधा वेल बिहेव्ड सिटीजन बन गया। ओ तुम हो, बहुत टाइम बाद मिले। उसने जल्दी से एक रोड की तरफ इशारा किया। बस सीधा उस तरफ जाओ, तुम्हारा घर वहीं मिलेगा। बचपन में मैंने तुम्हें गोद में भी उठाया था, याद है? चो लुडाओ ने आर्ग्यू नहीं किया, बस डायरेक्शन फॉलो की और बोला, थैंक्स। पेरेंट्स मिल जाएं तो तुम्हारा एहसान चुकाऊंगा। आदमी घबराकर हाथ हिलाने लगा। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं।